अध्याय 0241 महान निगलना। अध्याय 241 महान निगलना। चेन जियांग का चेहरा उतर गया। वह जानता था कि ये लोग उससे नफरत करते हैं और वे निश्चित रूप से उसे मारने का अवसर तलाश लेंगे, जिससे वह बेहद क्रोधित हो गया। तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम भूल रहे हो कि मैंने तुम्हें पहले भी बचाया है? चेन जियांग खड़ा हुआ और उसने नीला ड्रैगन वध करने वाले शैतानी ब्लेड की मूठ पकड़ ली। उसका चेहरा और भी उदास हो गया। हालांकि उसकी सच्ची ची पतली थी, लेकिन उसके वध करने वाले हृदय में छिपी राक्षसी वध करने वाली ची उसके क्रोध के कारण बेकाबू हो गई और पूरी तरह से मुक्त हो गई। इसने गर्वित तलवार संप्रदाय और पशु मार्शल संप्रदाय के उन शिष्यों के कदम रोक दिए। तो क्या हुआ चेन जियांग? मेरे हाथों मरना तुम्हारा आशीर्वाद है। कम से कम वे लोग तुम्हें खा तो नहीं जाएंगे। गान जियुजियान हंसा और बोला। उसे अभी भी यकीन नहीं था कि चेन जियांग की ताकत कितनी बची है। हालांकि चेन जियांग के थके हुए चेहरे को देखकर वह समझ गया कि चेन जियांग को गंभीर चोटें आई हैं। तुम भूल गए कि मेरे डीन ने क्या कहा था? अगर तुमने मेरे खिलाफ कार्रवाई की तो तुम्हारा संप्रदाय चरम मार्शल संप्रदाय द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। चेन जियांग ने भौहें चढ़ाते हुए ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसकी आंखों में एक ब्लेड जैसी तेज चमक चमक उठी, जिससे गान जियुजियान और बाकी लोग कुछ हिचकिचाए। जब तक हम में से कोई भी इसके बारे में नहीं बोलेगा, किसे पता चलेगा कि हमने तुम्हें मार दिया है? गान जियुजियान चिल्लाया। उससे मत डरो, वह बस दिखावा कर रहा है। वह गंभीर रूप से घायल है। चलो सब मिलकर उसे मार डालते हैं, फिर हम उसका खजाना बांट लेंगे। चेन जियांग की दौलत भी कई लोगों को आकर्षित करती थी और बहुत से लोग जानते थे कि वह धन दौलत से लबालब भरा है। उनके चेहरों पर लालच भरी नजर देखकर चेन जियांग को बेहद ठंडक महसूस हुई। उनके दिल में उन्हें मार डालने की इच्छा जोर पकड़ रही थी। हमला! गान जियुजियान चिल्लाया और लालच से चेन जियांग की ओर दौड़ा। वह जानता था कि चेन जियांग के हाथ में जो ब्लेड था वह बहुत ही शानदार था। एक सहज लहर ने ही उसके घमंडी आत्मिक हथियार को काट डाला था। वे 10 आदमी चेन जियांग की ओर दौड़े, जिनमें 5वें स्तर के सच्चे मार्शल क्षेत्र के 2 मार्शल कलाकार भी शामिल थे। बाकी लोग या तो सच्चे मार्शल क्षेत्र के 3रे या 4थे स्तर के थे। उनकी कुल ताकत अच्छी कही जा सकती थी और उन्हें शुरू में लगता था कि अगर चेन जियांग घायल भी ना हो तो भी वे सब मिलकर चेन जियांग को हरा सकते हैं। बस उन्हें ज्यादा कीमत चुकानी होगी। हा। अचानक चेन जियांग जोर से हंसी, जिससे गान जियुजियान और बाकी लोगों के कदम अचानक रुक गए। चेन जियांग की हंसी रोंगटे खड़े कर देने वाली थी और वे खुद को घबराए बिना नहीं रह सके। उनकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। चेन जियांग की पागल हंसी किसी शैतान की हंसी जैसी थी, जिसने उनके दिलों को डर से डुबो दिया। अरे कृतघ्नों, उन शैतानों और तुम में क्या फर्क है? चेन जियांग का चेहरा बेहद घिनौना हो गया। वह लाल और चौड़ी आंखों से उन्हें घूर रहा था और उसकी आवाज पूरी तरह से दुष्ट हो गई थी। डरो मत, वह गंभीर रूप से घायल है। जैसे ही गान जियुजियान की आवाज धीमी हुई, चेन जियांग की बाह से अचानक एक सफेद रोशनी चमक उठी। जमीन से नीला ड्रैगन वध करने वाला शैतानी ब्लेड उठाकर उसने उसे जोर से उन 10 आकृतियों की ओर क्षैतिज रूप से घुमाया जो पास ही खड़ी थीं। विशाल ब्लेड से एक शक्तिशाली सफेद कीड़ी निकली और एक विशाल सफेद अर्धवृत्त में बदल गई, जो उन 10 आकृतियों के आर पार हो गई। अगले ही पल गान जियुजियान और बाकी लोग अचानक खून फूंकने लगे और एक एक करके जमीन पर गिर पड़े। उन सभी के चेहरे पर भय, डर और अविश्वास के भाव थे। कुछ देर पहले चेन जियांग ने लॉन्ग जुई पर भरोसा किया था और ये लॉन्ग जुई की पूरी ताकत के एक वार के बराबर था। यह उसका छिपा हुआ कार्ड भी था और जब तक कोई बहुत ही गंभीर स्थिति न हो वह इसका इस्तेमाल कभी नहीं करता था। लॉन्ग जुई की सच्ची क्यूई बहुत रहस्यमय थी। जब यह उनके शरीर में प्रवेश करती तो उनके आंतरिक अंगों को अंदर से नष्ट कर देती। हा, क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते थे? तुम सब जमीन पर क्यों पड़े हो? चेन जियांग हंसा और बोला। उसके शरीर से और ज्यादा काली ची निकल रही थी और एक विचित्र शक्ति ने गान जियुजियान और बाकियों को घेर लिया। तुम क्या करने वाले हो? गान जियुजियान चिल्लाया। उन सभी को गंभीर चोटें आई थीं, लेकिन उनके शरीर में सच्ची ची अभी भी मौजूद थी। वे अभी भी हमला कर सकते थे। हालांकि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी सच्ची ची उनके नियंत्रण से बाहर हो गई है और तेजी से उनके शरीर से निकल रही है। चेन जियांग का चेहरा उदास हो गया। उसकी आंखों से काली ची निकली। उसने शैतान को निगलने की तकनीक का प्रयोग किया था, जिससे काली ची उछलकर ऊपर उठती थी और दूसरे की सच्ची ची को अवशोषित कर लेती थी। ये शैतान को निगलने की तकनीक का दूसरा स्तर था और अब उसे अपने लक्ष्य के शरीर को छूने की कोई जरूरत नहीं थी। वह सीधे अपने प्रतिद्वंद्वी की सच्ची ची को निगल सकता था। हालांकि शर्त ये थी कि दूसरा पक्ष घायल हो। सच्ची ची, मेरे शरीर के भीतर की सच्ची ची मुझे छोड़ रही है। एक आदमी सदमे में चिल्लाया और अचानक उसकी चीख निकल गई क्योंकि उसके शरीर से एक चमकदार कोहरा फूट पड़ा और चेन जियांग की ओर बह गया। बाकी सभी भी यही अनुभव कर रहे थे। उनके शरीर के भीतर की सच्ची ची बहकर चेन जियांग की ओर फड़फड़ा रही थी और चेन जियांग के शरीर में समाहित हो रही थी क्योंकि वह काली ची उगलता रहा। शैतान! चेन जियांग, तुम बड़े शैतान हो। तुम वास्तव में हम पर इस तरह की दुष्ट शैतानी तकनीक का उपयोग कर रहे हो। धर्मी संप्रदाय तुम्हें जाने नहीं देंगे। बहुत देर हो गई, मैंने तुम्हें बचाया, फिर भी तुमने न केवल अपना बदला नहीं लिया बल्कि मेरी चोट का फायदा उठाकर मुझे मार डाला। तुम अब भी खुद को धर्मात्मा संप्रदाय का अनुयायी कैसे समझ सकते हो? तुम्हारे और शैतानों के व्यवहार में क्या फर्क है? मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम खून का बदला खून से लो, बस।
चेन जियांग ने उस अभिमानी तलवार संप्रदाय के शिष्य को घूरते हुए देखा और फिर उसकी आंखों से 2 किरणें निकलीं जो उस आदमी के सिर को भेदकर उसे मौत के घाट उतार गईं। ये भेदक हृदय शैतान आंख थी और चेन जियांग ने पहली बार इसका इस्तेमाल किसी इंसान पर किया था। एक ऐसा युद्ध कौशल जो दूसरों की सच्ची चीखों, शैतानी मार्ग वालों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि धर्म मार्ग वालों में भी निगल सकता था। एक ऐसा कौशल जिसकी तलाश थी। गान जियुजियान ने दांत पीसते हुए चेन जियांग को घूरा। उसका दिल पछतावे से भर गया। असल में उसके और चेन जियांग के बीच कोई झगड़ा नहीं था और इसके अलावा चेन जियांग ने उसे पिछली बार एक मौका भी दिया था। हालांकि उसके अहंकार के कारण उसका भाग्य अचानक बुरा हो गया था। कुछ समय पहले ही चेन जियांग ने उन्हें बचाया था और चेन जियांग ने काले कवच वाले मगरमच्छ को भी रोक दिया था ताकि वे बच सकें, जिससे उसे कुछ चोटें भी आईं। जब चेन जियांग को मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उन्होंने सुअरों और कुत्तों से भी बदतर काम किया। वे चेन जियांग को मारकर उसका खजाना हड़पना चाहते थे। सच में वे शैतान थे। गान जियुजियान को लगा कि उसके शरीर में मौजूद सच्ची क्यूई धीरे धीरे लुप्त हो रही है। हर गुजरते पल के साथ उसे और भी ज्यादा पछतावा हो रहा था। अगर वे शुरू से ही चेन जियांग के प्रति शत्रुतापूर्ण न होते तो वे चेन जियांग के दोस्त बन सकते थे। लेकिन इस दुनिया में पछतावे के लिए कोई दान नहीं होता। चेन जियांग, तुम बर्बाद हो, तुम कमीने, एक जानवर मार्शल संप्रदाय के शिष्य ने शाप दिया। लेकिन इससे पहले कि वह अपना शाप पूरा कर पाता, चेन जियांग की आंखों से 2 किरणें निकलीं और उसके सिर में घुस गईं। बहुत जल्दी उन 10 शिष्यों की शुद्ध और प्रबल सच्ची ची चेन जियांग द्वारा अवशोषित कर ली गई। हालांकि चेन जियांग के अनुसार उनकी सच्ची ची में बहुत अधिक अशुद्धियां थीं, इसलिए उसे अभी भी उसे परिष्कृत करने की आवश्यकता थी। लेकिन इससे पहले उसे उन सभी का वध करना था। गर्वित तलवार संप्रदाय के उत्कृष्ट युवा शिष्य गान जियुजियान, मेरे हाथों मरना आपका आशीर्वाद माना जा सकता है। चेन जियांग ने गान जियुजियान का चेहरा देखा जो भय और पश्चाताप से ढका हुआ था। उसने निर्दयता से अपने हाथ में नीला ड्रैगन वध करने वाले शैतान को लहराया और गान जियुजियान का सिर काट दिया। खून बहता देख जमीन पर पड़े सभी लोग डर गए। उन्हें पता था कि अगला मरने वाला वे ही होंगे। मौत इतनी नजदीक देखकर उन्हें उल्टी सी होने लगी। अब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि जिंदगी कितनी अनमोल है। वे सभी सच्चे मार्शल दायरे के मार्शल आर्टिस्ट बन चुके थे। उनकी नज़र में कई नश्वर लोग एक साधारण अस्तित्व के समान थे, लेकिन इस समय वे सभी उन नश्वर लोगों से अलग नहीं थे। उन्हें मरना ही था। चेन जियांग ने एक एक करके उनके सिर नीला ड्रैगन वध करने वाले शैतानी ब्लेड से काट डाले। जब भी उसके हाथ में ब्लेड गिरता एक सिर धड़ से अलग हो जाता। जब भी हिंसक रूप से खून बहता तो जो शिष्य अभी भी सांस ले रहे थे उनकी धड़कनें रुक जाती और उनके शरीर में अंतहीन भय छा जाता। आसमान पूरी तरह से अंधेरा था, जबकि उस भयावह जंगल की जमीन लाशों से पटी पड़ी थी। चेन जियांग के हाथ में तलवार से खून टपक रहा था, मानो अभी अभी नर्क से कोई फांसी हुई हो। चेन जियांग ने एक लंबी सांस ली और कुछ लपटें छोड़ी। लाशों को जलाने के बाद वह जल्दी से वहां से चला गया और अपने द्वारा अवशोषित की गई सच्ची ची को परिष्कृत करने के लिए एक जगह की तलाश में निकल पड़ा। अध्याय 0242 नो मोर ड्रैगन भगवान तकनीक। अध्याय 242 नो मोर ड्रैगन भगवान तकनीक। इस बार उसने कई लोगों की सच्ची ची को अपने में समाहित कर लिया था और उनमें से 2 सच्चे मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर के थे। ये पहली बार था जब चेन जियांग ने एक साथ इतना कुछ अपने में समाहित कर लिया था और इस समय उसका पूरा शरीर अत्याचारी सच्ची ची का दंश झेल रहा था। अपनी विशाल दिव्य इंद्रिय के साथ वह अभी भी इसे दबा सकता था, लेकिन उसे इसे जल्दी से परिष्कृत करना होगा, अन्यथा ये खतरनाक हो सकता था। चेन जियांग अब अमर और शैतान शरीर के दूसरे स्तर पर था और शिंटो साधना भी कर रहा था, इसीलिए उसकी समग्र शक्ति इतनी प्रबल थी। अन्यथा बाई यूयू एक क्षण पहले चेन जियांग को उनकी सच्ची ची को निगलने से रोक लेता। इसके अलावा ये सौभाग्य की बात थी कि जिन लोगों को उसने निगला था वे धर्मी लोग थे। हालांकि उनकी सच्ची ची अत्याचारी थी, लेकिन शैतान संप्रदाय के अनुयायियों की तुलना में इसे मामूली माना जा सकता था। अगर आप शिंटो साधना करना चाहते हैं तो दिव्य भाव विकसित करने के लिए ताई ची वशीकरण ड्रैगन अभ्यास का उपयोग न करें, नो मोर वाली ड्रैगन देव तकनीक का उपयोग करें। लॉन्ग जुएई ने कहा, आपके शरीर में बहुत सारी सच्ची क्यूई बची है, आपके पास अपनी दिव्य भाव विकसित करने के लिए पर्याप्त है। चेन जियांग एक पेड़ के खोखले में छिपा हुआ था और ताई ची ड्रैगन वशीकरण अभ्यास कर रहा था ताकि उसने अपनी सच्ची क्यूई को परिष्कृत किया जा सके। लॉन्ग जुएई की बातें सुनकर उसने जल्दी से पूछा, क्या यह नो मोर वाली ड्रैगन देव तकनीक शक्तिशाली है या नहीं? बकवास, बेशक ये दुर्जेय है। केवल हमारे शाही ड्रैगन परिवार के ड्रैगन ही इसे साधना जानते हैं। ड्रैगन स्लेयर दिव्य मार्शल कौशल कई हैं, लेकिन उनमें से केवल 10 को ही सबसे शक्तिशाली माना जा सकता है। आपका ताई ची वशीकरण ड्रैगन अभ्यास उनमें से एक है और यह नो मोर वाली ड्रैगन देव तकनीक हमारे शाही ड्रैगन परिवार का मुख्य अभ्यास है। हम इसका उपयोग शिंटो साधना के लिए करते हैं। लॉन्ग जुएई ने देखा कि किसी को उसके शाही ड्रैगन परिवार के अभ्यास पर शक है, तो उसने गर्व से समझाया। चेन जियांग मन ही मन खुश हुआ। छोटी बच्ची, तुमने इसे मुझे पहले क्यों नहीं दिया? पाद, क्या तुम्हें लगता है कि यह नो मोर वाली ड्रैगन गॉड तकनीक तुम्हें यूं ही दी जा सकती है? काफी देर तक सोचने के बाद ही मैंने पहले मोड़ की सामग्री तुम्हें देने का फैसला किया, लेकिन सिर्फ पहले मोड़ से ही तुम निर्वाण क्षेत्र तक साधना कर सकते हो, लॉन्ग जुएई ने कोमल स्वर में कहा। उसने चेन जियांग के साथ कुछ समय बिताया था और हालांकि वह अक्सर उससे झगड़ती रहती थी, वह उसके चरित्र को पहले से ही जानती थी।
इसके अलावा चेन जियांग के लिए उसके मन में कुछ भावनाएं भी थीं। 9 मोड़ वाली ड्रैगन गॉड तकनीक तुम्हें देकर मैं शाही ड्रैगन परिवार के नियमों का उल्लंघन कर रहा हूँ। अगर उन्हें ये पता चल गया तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। लॉन्ग जुई ने कहा, इसलिए लाख संभावना नहीं है कि तुम किसी और ड्रैगन को ये बात बता सको। निश्चिंत रहो, मैं समझता हूँ। चेन जियांग ने गंभीरता से कहा, अगर इस मामले की वजह से तुम्हें सजा मिलती है तो मैं निश्चित रूप से उन ड्रैगन को सफल नहीं होने दूंगा। भले ही तुम शक्तिशाली ड्रैगन स्लेयर दिव्य मार्शल कौशल की साधना करते हो, फिर भी तुम मेरे शाही ड्रैगन परिवार को बहुत नीचा दिखा रहे हो। हालांकि उसके मुंह से ऐसा कहा गया था, लेकिन उसके दिल में लॉन्ग जुई को मीठा सा महसूस हो रहा था। किसी ने उसकी परवाह की, जिससे उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। थोड़ी देर बाद चेन जियांग के मन में अब ढेर सारी जानकारी भर गई। 9 मोड़ वाली ड्रैगन गॉड तकनीक की विषय वस्तु बहुत ज्यादा थी। पहला मोड़ ही असहनीय था। शुक्र है कि ये दिव्य ज्ञान से ही हस्तांतरित हो गया, वरना भगवान ही जाने कब उसे ये सब सीखना होता। ड्रैगन देवता, ये ड्रैगन द्वारा शिंटो साधना को संदर्भित करता है, जो अंततः एक शक्तिशाली देवता बन जाता है। शिंटो साधना का अभ्यास बहुत गहन था। स्वर्ग के नीचे शायद केवल ड्रैगन इस प्रकार का जीवन रूप ही इस प्रकार का शक्तिशाली और गहन अभ्यास कर सकता था। चेन शियांग ने इसे बहुत जल्दी समझ लिया और साधना पद्धति के अनुसार उसने सीधे अपने शरीर में सच्ची ची का संचालन किया। उसके शरीर में मौजूद सच्ची ची की एक बड़ी मात्रा उसके सभी अंगों और हड्डियों में प्रवाहित हुई। उसकी शिराओं, हड्डियों और मांसपेशियों को धोकर उसका शरीर मजबूत बना। साथ ही इससे शुद्ध सच्ची ची और आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न हुई। सच्ची ची उसके तानतेन में प्रवेश कर गई, जबकि आध्यात्मिक शक्ति उसकी चेतना में प्रवेश कर गई। 9 मोड़ वाली ड्रैगन गॉड तकनीक और ताई ची वशीकरण ड्रैगन अभ्यास को एक साथ करने से कोई टकराव नहीं हुआ, इसीलिए उन अशुद्ध सच्ची क्यूई का शोधन बहुत तेजी से हुआ। इससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उड़ रहा हो, खासकर जब अपनी चेतना में दिव्य आत्मा को बढ़ते हुए देख रहा हो तो उसे बहुत सुकून मिला। चेन जियांग ने मन ही मन तय किया कि जब वह सारी समाहित सच्ची क्यूई को परिष्कृत कर लेगा तो वह लॉन्ग जुई को कुछ सच्चे मौलिक दान देगा। आखिरकार उसने उसके लिए इतना कुछ त्याग किया था और अपने कुल के नियमों के विरुद्ध उसने उसे शक्तिशाली 9 मोड़ वाली ड्रैगन गॉड तकनीक भी दी थी। 10 दिन बीत गए और चेन जियांग के दांतियान में अब 250 सच्चे तत्वीय कण प्रकाशित हो चुके थे। ये जानना जरूरी है कि वह जितने ज्यादा सच्चे तत्वीय कण प्रकाशित करेगा उतना ही ज्यादा प्रकाशित करना मुश्किल होता जाएगा। इन सच्चे तत्वीय कणों को प्रकाशित करने के लिए और भी ज्यादा सच्ची ची को संपीड़ित करना होगा। इससे उसकी सच्ची ची भी अतुलनीय रूप से प्रबल हो जाएगी। उसने 10 लोगों की सच्ची ऊर्जा को आत्मसात कर लिया था और इन सच्ची ऊर्जाओं में से अवशिष्ट तत्वों को परिष्कृत करने के बाद शेष बची सच्ची ऊर्जा साधारण थी। इसके एकीकरण के बाद चेन जियांग ने निरंतर प्रगति की और अंततः सच्चे मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर में प्रवेश कर गया। अरे बदमाश, बेहतर होगा कि तुम अपनी ताकत बढ़ाने के इस तरीके के प्रति आसक्त न हो जाओ, सु मेयाओ ने धीरे से नाक सिकोड़ते हुए कहा। हाँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपकी नींव अस्थिर हो जाएगी और इसका आपके भविष्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, बाई यूयू ने कहा। चेन जियांग ने सिर हिलाया। साधना में व्यक्ति सबसे स्थिर गति से आगे बढ़ता है। उसे कुछ सच्ची ची को अवक्षेपित करने की आवश्यकता होती है और केवल इस सच्ची ची के बार बार प्रयोग से ही वे अपनी नींव को दृढ़ कर सकते हैं। अन्यथा भविष्य में उसकी सच्ची ची बहुत कमजोर हो जाएगी। उसके शरीर से बहुत सारा कीचड़ बह निकला। जल्दी से स्नान करने के बाद लॉन्ग जुई को 500 सच्चे एलिमेंटल डैन दिए, जिससे लॉन्ग जुई बार बार मीठी मुस्कान बिखेरने लगी। अगर मेरा सामना काले कवच वाले मगरमच्छ से फिर हुआ तो पिताजी फिर कभी इतने थके हुए और पस्त नहीं होंगे। चेन जियांग ने नीला ड्रैगन वध करने वाले शैतानी ब्लेड को थामे हुए अपने दिल में वीरता का उभार महसूस किया। वह काले कवच वाले मगरमच्छ को ढूंढने और अपनी ताकत फिर से आजमाने के लिए बेताब था। हालांकि उसके पास और भी जरूरी काम थे। कुछ दिनों की साधना के कारण वह पहले ही कुछ देर से पहुंच गया था। उसे अभी भी ट्रू मार्शल संप्रदाय, लोट्स आइलैंड और डेनशियांग ताओयुआन के शिष्यों को ढूंढकर उन्हें शैतान पथ संप्रदाय की साजिश के बारे में आगाह करना है। साथ ही उसे उनसे शैतान संप्रदाय के शिष्यों से निपटने के लिए सभी को एकजुट करने का अनुरोध भी करना होगा। चेन जियांग ने कुछ देर तक इधर उधर देखा, गोल गोल घूमता रहा। जल्द ही उसे अगले घात स्थल का रास्ता मिल गया। वह तुरंत भागने लगा। वह कुछ दिनों से साधना कर रहा था और इन कुछ दिनों में बहुत कुछ घटित हो सकता था। वह कुछ देर तक दौड़ता रहा, फिर उसे जमीन पर और कुछ पेड़ों के तने पर कई निशान दिखाई दिए। ये काले भेड़ियों के हैं और कुछ इंसानों के पैरों के निशान भी हैं। चेन जियांग ने जमीन पर नजर रखते हुए अंदाजा लगाया कि भेड़ियों के झुंड ने किसी पर हमला किया होगा। हालांकि लड़ाई के दौरान वे बस बचकर निकल पाए और ये काले भेड़िए उनका पीछा कर रहे थे। जमीन पर पैरों के निशान देखकर चेन जियांग का चेहरा बदल गया। इन भेड़ियों के पैरों के निशान थोड़े बड़े लग रहे हैं और तो और उनमें से बहुत सारे एक ही समय पर पीछा कर रहे थे। ऐसा लगता है कि उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। क्या वे खुद शैतान जानवर हैं? असली शैतान जानवर कठपुतली द्वारा नियंत्रित जानवरों की तुलना में कहीं अधिक भयानक थे। चेन जियांग ने तुरंत पैरों के निशानों के साथ उनका पीछा किया। वह जानता था कि वह घात बिंदु से ज्यादा दूर नहीं था। इससे पहले काले कवचधारी मगरमच्छ के साथ अपनी लड़ाई में उन्होंने बहुत बड़ा उत्पात मचाया था, जिससे निश्चित रूप से निकटतम घात बिंदु पर शैतान संप्रदाय के अनुयायी परेशान हो गए थे। उसका मानना था कि अगले घात बिंदु पर कोई भी शैतान संप्रदाय का अनुयायी नहीं होगा। उन पैरों के निशानों को देखकर चेन जियांग मन ही मन हैरान हुआ।
सामने कई पेड़ों पर खरोंच के निशान थे और कुछ पेड़ ऐसे भी थे जिन्हें कुतर दिया गया था। उसके अनुमान के अनुसार शिकार किए जा रहे जानवर पेड़ों में छिपे हुए थे, लेकिन भेड़ियों ने बहुत जल्दी इन पेड़ों को कुतर दिया। ज्यादा से ज्यादा 10 कठपुतलियां एक साथ हमला कर सकती हैं। हालांकि वे इतने खतरनाक नहीं होंगे, लेकिन ये असली शैतान जानवर बहुत डरावने हैं और उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है। चेन जियांग मन ही मन चिंतित था। अब तक वह इस तरह की भयावह जगह पर पहुंच ही चुका था और जाहिर है उनमें से कई शैतान जानवर कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। उसे किसी भी धर्मी शिष्य को मरा हुआ देखने की उम्मीद नहीं थी। अगर वह उन्हें बचा सकता तो वह उन्हें बचाने की पूरी कोशिश जरूर करता। उसने अपनी गति तेज कर दी और जल्द ही उसे जमीन पर खून दिखाई दिया। ये खून निश्चित रूप से उन शैतानी जानवरों का था, क्योंकि यह इंसानों के खून से अलग होता है। इंसानों का खून तो जल्दी सूख जाता है, लेकिन शैतानी जानवरों का खून जमीन पर चिपचिपा रहता है। छोटे भाई सावधान, एक लड़की की चीख सुनाई दी, जिसके बाद लड़ाई की आवाज आए। चेन जियांग तुरंत गायब हो गया और अपनी सबसे तेज गति से आगे बढ़ गया। अध्याय 0243 लाल भेड़िए। अध्याय 243 लाल भेड़िए। यह मूलतः एक जंगल था, तथापि उसके सामने एक बहुत ही खुला स्थान था जहां बहुत सारे पेड़ों की जड़ें दिखाई देती थीं, लेकिन कोई भी पेड़ दिखाई नहीं देता था। उस समय चेन जियांग ने कई भेड़ियों को देखा जिनके शरीर पूरी तरह से लाल थे और वे 4 लोगों को घेरते हुए कुछ पेड़ों को कुतर रहे थे। ये लाल भेड़िए वयस्क गायों जितने बड़े थे। उनकी भौहों के बीच एक काली खड़ी रेखा थी और उनके मुंह से 2 बड़े तीखे लाल दांत निकले हुए थे, जिससे वे बेहद डरावने लग रहे थे। इन लाल भेड़ियों के शरीर मानो खून से लथपथ थे और उनसे एक घिनौनी बदबू आ रही थी। वे जो विषैली शैतानी चीज छोड़ रहे थे, चेन जियांग ने पहले कभी नहीं देखी थी। ये पहले वाले काले भेड़ियों से भी ज्यादा तेज थी। ये सच्चे मार्शल संप्रदाय के शिष्य हैं, 3 पुरुष और 1 महिला। चेन जियांग बुदबुदाया। वे तीनों पुरुष बहुत सुंदर लग रहे थे, जबकि महिला बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी। हालांकि उस समय सभी की हालत बहुत दयनीय थी। उनके पूरे शरीर काले खून से लथपथ थे और उनमें से एक पुरुष की लंबी तलवार टूट गई थी। इससे पहले उसने पशु मार्शल संप्रदाय और गर्वित तलवार संप्रदाय के शिष्यों को बचाया था और उन्होंने उसे मारने की कोशिश करके उसका बदला चुकाया था। अब वह विचार कर रहा था कि उसे इन लोगों को बचाना चाहिए या नहीं। उन्हें बचाओ, वैसे भी ये तुम्हारे लिए बस थोड़ी सी मेहनत का काम है। इसके अलावा तुम्हारी मौजूदा ताकत के साथ उनके प्रतिशोध से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वे तुम्हारे खिलाफ कदम उठाना चाहते हैं तो तुम्हें विनम्र होने की भी जरूरत नहीं है, सू मेयाओ ने कहा। चेन जियांग ने नीला ड्रैगन वध करने वाला शैतानी ब्लेड निकालने से पहले हल्की सी आह भरी। वह कूदकर उन चारों के सामने आ गिरा। चेन जियांग। चारों अचानक 2 कदम पीछे हटते हुए एक साथ चिल्लाए। उनके चेहरे अब दहशत से भर गए थे। चेन जियांग ने उनकी ओर देखा, थोड़ा मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ। ये सच्चे मार्शल संप्रदाय के शिष्य जानवर मार्शल संप्रदाय और गर्वित तलवार संप्रदाय जैसे नहीं थे। उनकी आंखों के भाव देखकर चेन जियांग ये समझ गया कि ये 4 लोग वो नहीं थे जो उसे मारने के लिए बेताब थे। चेन जियांग की उम्मीद से बिल्कुल अलग बात ये थी कि इन चारों में सबसे ताकतवर वह लड़की थी जो ट्रू मार्शल दायरे के तीसरे स्तर पर थी। बाकी तीनों ट्रू मार्शल दायरे के पहले स्तर पर थीं और चेन जियांग के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उन्हें यहाँ तक ढूंढा जाएगा। लेकिन ये देखना भी बुरा नहीं था कि वे इतनी दूर भाग सकती थीं। क्या आपके सच्चे मार्शल संप्रदाय में 5वें स्तर का कोई सच्चा मार्शल क्षेत्र शिष्य नहीं बचा है? चेन जियांग ने भौहें चढ़ाकर पूछा। हालांकि उसने सच्चे मार्शल संप्रदाय के कई शिष्यों को मार डाला था, लेकिन सच्चे मार्शल संप्रदाय में इतनी कम ताकत नहीं हो सकती। हमारे पास है, लेकिन डीन को लगा कि हम बेकार हैं, इसलिए उन्होंने हमें यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। लड़की ने गुस्से से कहा। उसका दुबला पतला खूबसूरत चेहरा गुस्से और लाचारी से भरा हुआ था। वे 3 आदमी भी एक जैसे थे। तभी लाल भेड़ियों का झुंड झपट्टा मारकर ऊपर आया। चेन जियांग ने गुस्से से पलटकर अपनी तलवार उन भेड़ियों की ओर लहराई। तलवार की नोक से अनगिनत नीली बिजलियां बेतहाशा चमक उठीं और एक के बाद एक मानो वे बिजलियां एक विशाल तलवार में तब्दील हो गईं, बेरहमी से जमीन पर गिरती गईं और लाल भेड़ियों का एक बड़ा हिस्सा मर गया। हालांकि ये लाल भेड़िए बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन जब चेन जियांग के सामने नीला ड्रैगन वध करने वाला शैतानी ब्लेड था तो वे एक तिनके के भी लायक नहीं थे। एक ही वार में चेन जियांग ने 100 से ज्यादा भेड़ियों के सिर काट डाले थे। 3 की गिनती पर अपनी पूरी ताकत से कूदो, जमीन छोड़ दो। चेन जियांग जल्दी से चिल्लाया, 1, 2, 3, कूदो। हालांकि सच्चे मार्शल संप्रदाय के चारों शिष्यों को पता नहीं था कि चेन जियांग क्या करने की योजना बना रहा है, फिर भी वे उछल पड़े। चेन जियांग भी उनके साथ उछल पड़ा, क्योंकि उन्हें घेरे हुए लाल भेड़िए झुंड बनाकर उन पर झपटे। जैसे ही वह हवा में उछला, चेन जियांग की हथेली से एक चमकदार नीला आभा अचानक फूट पड़ी। एक जोरदार गर्जना के साथ उसने अपनी हथेली जमीन पर पटक दी। राजसी और शक्तिशाली नीला ड्रैगन ट्रू क्यूई के माध्यम से एक विशाल नीला तार प्रकट हुआ और एक तूफान की तरह उड़ता हुआ ट्रू क्यूई चारों दिशाओं में फैल गया और विशाल तार जमीन पर जोर से गिर पड़ा। धमाका। एक जोरदार धमाका हुआ। यह इतना जोरदार था कि सबके कान दुखने लगे। धमाके की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी और नीचे से भेड़ियों की दयनीय चीखें भी सुनाई देने लगीं। जमीन पर कई दरारें पड़ गईं।
भयंकर कंपन ने जंगल के बड़े हिस्से के विशाल पेड़ों को पलक झपकते ही ढहा दिया। जमीन मानो एक विशाल ज्वार के साथ बह रही हो। जो कुछ अभी अभी हुआ था वह वाकई दिल को झकझोर देने वाला था, जिसने सच्चे मार्शल संप्रदाय के उन 4 शिष्यों के दिलों में सिहरन पैदा कर दी। उनके लिए यह विश्वास करना बहुत मुश्किल था कि अभी अभी क्या हुआ था। जब वे आसमान से उतरे तो एक नए बने छोटे से टीले के ऊपर उतरे। उनमें से ज्यादातर लाल भेड़िए अब जमीन में दफन हो चुके थे। हमें बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लड़की ने गहरी सांस लेने के बाद अपनी मुट्ठी बांधी और संतुष्ट स्वर में बोली। उसकी आंखें सम्मान से भरी हुई थीं। बाकी तीनों ने न सिर्फ चेन जियांग का बार बार शुक्रिया अदा किया, बल्कि उनके चेहरे पर श्रद्धा भी थी। उनकी उम्र और चेन जियांग में ज्यादा फर्क नहीं था, बल्कि चेन जियांग उनसे थोड़ा छोटा जरूर था, लेकिन वो पहले से ही बहुत शक्तिशाली था। उसने सिर्फ अपनी हथेली से उन लाल भेड़ियों का सफाया कर दिया जो उनके समूह को लगभग मार ही डालने वाले थे, एक ही झटके में। ऐसा मजबूत मार्शल आर्टिस्ट वाकई उनके सम्मान का हकदार था। हालांकि चेन जियांग और ट्रू मार्शल सेक्ट दुश्मन थे, चेन जियांग ने न सिर्फ उन्हें मारा बल्कि बचाया भी। इस तरह के शिष्ट व्यवहार ने उनके लिए उससे नफरत करना और भी मुश्किल बना दिया। और तो और शुरू से ही उनके और चेन जियांग के बीच कोई सीधी नफरत नहीं थी। पहले यहाँ से चले जाओ, चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए समूह का नेतृत्व करते हुए कहा। एक तरफ चेन जियांग चल रहा था तो दूसरी तरफ उसने उन्हें शैतानी रास्ते के संप्रदायों की साजिश के बारे में आगाह किया, जिससे वे बुरी तरह डर गए। उन्होंने चेन जियांग की बातों पर पूरा यकीन कर लिया। इसी दौरान चेन जियांग को पता चला कि उन चारों का उनके संप्रदाय में कोई दर्जा नहीं है। हालांकि वे इतनी कम उम्र में ही सच्चे मार्शल क्षेत्र में थे, लेकिन सच्चे मार्शल संप्रदाय के डीन को कुछ उच्च क्षमता वाले शिष्यों की मृत्यु की चिंता थी, इसलिए उन्होंने सिर्फ इन चारों को भेजने का फैसला किया। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर हम साथ मिलकर काम करते रहेंगे तो हम यहाँ से जिंदा बच निकलेंगे, चेन जियांग ने उन्हें दिलासा दिया। उनके चेहरे उदासी से भरे हुए थे, क्योंकि वे जानते थे कि वे यहाँ सबसे कमजोर हैं, जबकि दूसरे संप्रदायों की कतार काफी मजबूत थी। दिव्य अस्त्र स्वर्गीय साम्राज्य और आइसविंड वैली दोनों ने अपने सबसे मजबूत शिष्य भेजे थे। जू शियानजियान और लेंग युलान जैसी प्रतिभाशाली और उत्कृष्ट लड़कियां भेजी गई थीं। एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट ने भी 10 शिष्य भेजे थे और चेन जियांग की ताकत पर सवाल उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। बहुत बहुत धन्यवाद चेन जियांग, लड़की ने हल्के स्वर में धन्यवाद कहा। चेन जियांग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा किरदार इतना अच्छा होगा। यह उन बुजुर्गों ने जो बताया था उससे बिल्कुल अलग है। एक ऐसा घिनौना शैतान जिसका कोई तोड़ नहीं। एक छोटा सा लड़का हंसा और बोला, जब तक कोई मुझ पर हमला नहीं करेगा मैं भी उन पर हमला नहीं करूंगा। आपके सच्चे मार्शल संप्रदाय के लियाओ शाओयुन ने सबसे पहले मुझ पर हमला किया और मुझे लगभग मार ही डाला था। मेरे इनाम की वजह से बाकी लोग भी मुझ पर हमला करने आए, वरना मैं उनसे कोई मतलब भी नहीं रखता, चेन जियांग ने कहा। ये सभी अजीब लोग बहुत लालची और घमंडी हैं, वरना इतना शोर नहीं मचाते, एक आदमी ने कहा। ये बात कहीं और मत कहना। सच्चे मार्शल संप्रदाय में लौटने के बाद बेहतर होगा कि तुम ये जिक्र न करो कि मैंने तुम्हें बचाया है। बेहतर होगा कि तुम दोनों में से कोई भी इस बारे में बात न करे, वरना तुम्हारा डीन या लियाओ शाओयुन दोनों ही तुम्हारे और भी ज्यादा दुश्मन बन जाएंगे। चेन जियांग मुस्कुराया और बोला, नहीं, मैं बोलना चाहती हूँ। जब तक मैं यहाँ से सकुशल निकलूंगी मैं खुद को सच्चे मार्शल संप्रदाय से अलग कर लूंगी। वे मुझे इंसान की नजर से नहीं देखते, जरा भी नहीं, लड़की ने ठंडे स्वर में बड़बड़ाया। इस तरह के व्यक्तित्व ने चेन जियांग को उसकी बहुत सराहना करने पर मजबूर कर दिया। एक एक करके तीनों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। सच्चे वैवाहिक संप्रदाय ने उन्हें यहाँ मरने के लिए भेजा था, जिससे उनके मन में द्वेष पैदा हो गया था। चेन जियांग की आंखें चमक उठीं, वह हंसा और बोला, यदि सच्चे मार्शल संप्रदाय को छोड़ने के बाद आपके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है तो आप हमेशा चरम मार्शल संप्रदाय में मुझे ढूंढ सकते हैं। अध्याय 0244 वेई होंगताओ, अध्याय 244 वेई होंगताओ TLN। यह अध्याय राफाल ब्रोड्जियाक और यानिस मोखरी द्वारा प्रायोजित है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। चेन जियांग उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। ये बात उन 4 सच्चे मार्शल संप्रदाय के शिष्यों को भी साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि उन्हें लगा कि चेन जियांग उन्हें चरम मार्शल संप्रदाय में प्रवेश दिलाएगा, जो चेनवू मुख्य भूमि में असंभव था। एक बार कोई एक संप्रदाय में प्रवेश कर गया तो वह फिर कभी दूसरे संप्रदाय में प्रवेश नहीं कर सकता था। अगर वे चले भी गए तो भी दूसरा संप्रदाय उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। चेन जियांग ने उन्हें वापसी का रास्ता बताया। यात्रा के दौरान रास्ते में उसने कई निशान छोड़े थे। अगर वे निशान मिल जाते तो कोई भी इन निशानों को पीछे की ओर ले जाकर आसानी से बाहरी परिधि तक पहुंच सकता था और फिर दूसरे संप्रदायों के अनुयायियों से मिल सकता था। चेन जियांग का यहाँ अभी भी कुछ काम बाकी था। आखिरकार उसे अभी तक लोत्स द्वीप या डेनक्सियांग ताओयुआन से शिष्य नहीं मिले थे। डेनशियांग ताओयुआन और चरम मार्शल संप्रदाय के बीच अच्छे संबंध थे, इसलिए चेन शियांग को उनके हमले की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जहाँ तक लोत्स द्वीप का सवाल है, चेन शियांग अभी तक उनके संपर्क में नहीं आया था। हालांकि लोत्स द्वीप तट के पास स्थित था, लेकिन चेनवू मुख्य भूमि के एक बड़े हिस्से पर उनका नियंत्रण था, इसलिए वे अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली सेनाओं में से एक थे। सच्चे मार्शल संप्रदाय के शिष्यों के चले जाने के बाद चेन जियांग ने अगले ज्ञात घात बिंदु की ओर अपनी यात्रा जारी रखी, ये देखने के लिए कि क्या वह डेनक्सियांग ताओयुआन और लोत्स द्वीप के शिष्यों को ढूंढ सकता है। जैसे ही चेन जियांग उस भयावह जंगल में दाखिल हुआ, उसके रोंगटे खड़े हो गए।
उनके चारों ओर का विषैला वातावरण बेहद घना था और साथ में बेहद उबकाई लाने वाली बदबू भी थी। अचानक अंधेरे जंगल में एक लाल आभा चमक उठी। चेन जियांग को अपनी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन महसूस हुई। फिर उसने झट से हवा में छलांग लगा दी। वह ठंडे पसीने से भीग गया क्योंकि उसने देखा कि जिस जमीन पर वह कुछ देर पहले खड़ा था उसकी जगह उस लाल आभा से खोदी गई एक गहरी खाई बन गई थी। अगर वह हमला उस पर होता तो परिणाम भयानक होता। उस पहले वार की गति और ताकत दोनों ही काफी भयावह थीं। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण कारक उसकी छिपने की क्षमता थी। अगर चेन जियांग अनगिनत लड़ाइयों से गुजरा हुआ अपनी सहज प्रवृत्ति को पल भर में प्रतिक्रिया देने में सक्षम न होता तो वह मारा जाता। हाँ, चेन जियांग को अचानक बहुत आश्चर्य हुआ और उसने एक बहुत तेज कान फाड़ देने वाली हंसी सुनी जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते थे। चेन जियांग के जमीन पर उतरते ही उसने तुरंत नीला ड्रैगन वध करने वाला शैतानी ब्लेड निकाला। इस क्षण वह रक्त लाल आभा एक बार फिर चमक उठी। चेन जियांग ने अपने ब्लेड से किसी भी तरह के हमले से निपटने की तैयारी पहले ही कर ली थी। ब्लेड के विशाल आकार का उपयोग करते हुए चेन जियांग ने आने वाले शक्तिशाली हमले का प्रतिरोध किया। यह एक बहुत लंबी तलवार से निकला था जो पूरी तरह से रक्त लाल थी और लाल रंग की रोशनी में चमक रही थी। तलवार पकड़े हुए व्यक्ति ने चेन जियांग को और भी हैरान कर दिया। वह एक युवक था जिसके कंधे तक लंबे बाल थे और वे भी रक्त लाल। उसकी आंखें भी लाल थीं और वह एक बहुत ही विचित्र और डरावना राक्षस लग रहा था। युवक ने अचानक अपना मुंह खोला और उसकी लंबी लाल जीभ बाहर निकली। उसने उस रक्त लाल लंबी तलवार को चाटा जिससे दृश्य और भी रोंगटे खड़े कर देने वाला और विचित्र लग रहा था। चेन जियांग कुछ कदम पीछे हटकर ठंडे स्वर में पूछने लगा, तुम कौन हो? उसे यकीन था कि यह आदमी किसी शैतानी संप्रदाय का अनुयायी है और इसके अलावा वह निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली भी है। आस्क लाल बालों वाले आदमी ने अपना सिर हिलाया और व्यंग्य किया, आप चेन जियांग हैं, चरम मार्शल संप्रदाय के शीर्ष युवा मार्शल कलाकार जिसका नाम बिजली की तरह गूंजता है। मैंने नहीं सोचा था कि आप इतने अज्ञानी हैं। आप वास्तव में नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। चेन जियांग ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, मैं ठीक से नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन आप निश्चित रूप से एक शैतानी संप्रदाय के अनुयायी हैं। ऐसी बात है तो मैं अपना परिचय दूंगा ताकि तुम ये जान सको कि तुम्हारी मौत का जिम्मेदार कौन है। हालांकि लगता है मेरी ख्याति ज्यादा नहीं है, तुम असल में जानते ही नहीं कि मैं कौन हूँ। लाल बालों वाले आदमी ने अचानक लाल गाउन पहन लिया और गर्व से बोला, मैं रक्त शोधन कबीले का वेई हुंगदाओ हूँ। चेन जियांग ने भौहें चढ़ाईं। रक्त शोधन कबीला 5 प्रमुख शैतानी संप्रदायों में सबसे शक्तिशाली था। उसने वू हुंगदाओ के बारे में जरूर थोड़ा बहुत सुना था। उसकी उम्र चेन जियांग जितनी ही थी और दोनों में इतनी कम उम्र में ही अद्भुत प्रतिभा के साथ साथ भयानक ताकत भी थी। हालांकि उनकी प्रतिष्ठा के मद्देनजर वेई हुंगदाओ और चेन जियांग एक दूसरे से मीलों दूर थे। वेई हुंगदाओ वास्तव में एक शैतान था। उसने विशेष रूप से नागरिकों की निर्मम हत्या की थी। जलाना और लूटपाट करना उसके कुछ कर्म थे। उसने कई अकल्पनीय अपराध किए थे। तुम यहाँ मरने आए हो? चेन जियांग ने आंखें मूंद लीं। इस तरह के शैतान को मारने से उसकी मनःस्थिति परमानंद तक पहुंच जाएगी। उसे वेई हुंगदाओ जैसे लोगों पर हमला करने में कभी कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। चेन जियांग अभी अभी सच्चे मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर पर पहुंचा था और उसे चिंता थी कि उसे अपनी नई शक्ति को आजमाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। शैतानी पथ संप्रदाय ने इतने प्रतिभाशाली शिष्य को इस युद्ध में भेजा। ये चेन जियांग की उम्मीदों से बिल्कुल परे था। ये जानना जरूरी है कि शैतानी पथ संप्रदायों में सच्चे मार्शल आर्ट के उतने कुशल कलाकार नहीं थे। धार्मिक संप्रदायों की तुलना में तो और भी कम। उत्कृष्ट शिष्यों की तो संख्या और भी कम थी। सच में तुम्हारा मुंह बड़ा बड़ा है। अपनी कमजोर प्रतिष्ठा के साथ मेरे सामने घमंडी होने का हक मत सोचो। क्या तुम सिर्फ भाग्यशाली नहीं हो जो सिर्फ सौभाग्यशाली मौकों की वजह से इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर पाए? मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी इतनी ताकत की तो बात ही छोड़ो। 9वें स्तर का सच्चा मार्शल क्षेत्र का मार्शल कलाकार भी मेरे हाथों मर जाएगा। वेई हुंगदाओ ने गुस्से से कहा और तेजी से और हिंसक ढंग से अपना ब्लेड लहराया। ऐसा लगा जैसे अचानक चेन जियांग की ओर लाल बिजली गिर पड़ी हो। अगर चेन जियांग तैयार होता तो इस तरह की गति से निपटना अभी भी बहुत आसान था और वह पहले से ही सतर्क था। जब वेई हुंगदाओ ने हमला किया तो चेन जियांग ने भी उसी समय अपना नीला ड्रैगन वध करने वाला शैतानी ब्लेड लहराया। एक नीली चमक के साथ दोनों हथियार आपस में टकरा गए। टक्कर से एक के बाद एक क्यों तरंगे फूटी, मानो एक तूफान आया हो जिसने आसपास के पेड़ों को पलक झपकते ही चूर चूर कर दिया। बातचीत करते हुए भी उनके हथियारों का एक सहज प्रहार इतना भयावह आघात पैदा कर सकता था। ऐसा भी लग रहा था कि उनकी ताकत बराबर थी। रक्त शोधन कबीला एक शैतानी मार्ग वाला संप्रदाय था जिसका नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते थे। इसकी वजह थी उनके संप्रदाय की रक्त शोधन महाशैतानी तकनीक, जो केवल रक्त का उपयोग करके साधना थी। इस तकनीक के तहत साधक को साधना के दौरान भारी मात्रा में रक्त की आवश्यकता होती थी और रक्त के सागर में क्रिस्टल पत्थर फेंके जाते थे। साधक इस मिश्रण में डूब जाते थे। साधना का ये तरीका पहले से ही बहुत घिनौना था। हालांकि इस साधना पद्धति के प्रति सभी के लिए असहनीय बात ये थी कि सारा रक्त शक्तिहीन मनुष्यों को मारकर प्राप्त किया जाता था ताकि इतनी बड़ी मात्रा में रक्त शीघ्रता से प्राप्त किया जा सके।
यही कारण था कि धर्मी संप्रदायों का कोई भी सदस्य शैतानी मार्ग के संप्रदायों को पनपने नहीं दे सकता था, अन्यथा चेनवू मुख्य भूमि के अधिकांश नागरिक शैतानी मार्ग के संप्रदायों की साधना के लिए एक बेकार संसाधन से ज्यादा कुछ नहीं रह जाते। वेई हुंगदाओ के पैर थोड़े हिले, लेकिन वह डटे रहे। हालांकि उनका चेहरा बेहद गरिमापूर्ण था, लेकिन थोड़ा लाल भी था। चेन जियांग के वार से वेई हुंगदाओ अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत का अंदाजा लगा सकते थे, जो अफवाहों से कहीं ज्यादा मजबूत थी। कहा जाता था कि चेन जियांग सच्चे मार्शल क्षेत्र के सिर्फ दूसरे स्तर पर था और रहस्यमयी मार्शल कौशल और अपने शक्तिशाली ब्लेड के बल पर उसकी असली ताकत सच्चे मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर के किसी भी व्यक्ति से मुकाबला करने में सक्षम थी। बेशक इसमें यह भी बताया गया था कि चेन जियांग की एक और हैसियत थी जिसे वेई हुंगदाओ नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। एक रसायनज्ञ होने के नाते चेन जियांग अपने ही दान खा सकता था, जो साधना के लिए एक बहुत ही आसान और सुगम रास्ता था। प्राप्त सच्ची ची और भी समृद्ध होती और साधना की प्रगति निश्चित रूप से धीमी नहीं होती। चेन जियांग के चेहरे पर सहजता के भाव थे। हालांकि वेई हुंगदाओ सच्चे मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर पर थे और उनके शरीर में सच्ची क्यूई बहुत अत्याचारी थी, लेकिन वह पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थी। विस्फोटक शक्ति प्रबल थी, लेकिन वह टिकाऊ नहीं थी। दोनों ने एक दूसरे के वार का सामना करने के बाद एक पल के लिए चुप रहे, फिर एक बार फिर हमला किया। इस बार चेन जियांग ने पहले हमला किया। हालांकि जैसे ही उसने हमला शुरू किया, वेई हुंगदाओ ने तुरंत जवाबी हमला कर दिया। पलक झपकते ही नीला ड्रैगन वध करने वाला शैतानी ब्लेड वेई हुंगदाओ की ओर चमक उठा। एक बढ़ती हुई घनी नीली आभा और अतुलनीय रूप से भयंकर प्रभावशाली वातावरण ने उस पर गहरा प्रभाव डाला, मानो वह प्रहार स्वर्ग और पृथ्वी को चीर रहा हो। 1 लाख जिन का भार लिए हुए प्रहार अभी भी बिजली की तरह फटा और तुरंत एक प्रभावशाली स्वर्ग को झकझोर देने वाली आभा के साथ नीचे गिरा। उसी समय तलवार खींची गई और उसने उनके आसपास की हर चीज को तहस नहस कर दिया। इससे पहले आसमान में काले बादल उमड़ घुमड़ रहे थे, पहाड़ों के बीच से तेज हवाएं चल रही थीं। इस धरती को हिला देने वाले और प्रकृति को बदल देने वाले प्रहार ने वेई हुंगदाओ को बेहद स्तब्ध कर दिया। उसे अचानक लगा कि उसका पलटवार करने का प्रयास बहुत ही छोटा और महत्वहीन था। अध्याय 0245 अंततः एकत्रित। अध्याय 245 अंततः एकत्रित। TLN यह अध्याय यानिस मोकरी द्वारा प्रायोजित है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। शुरुआत में वेई हुंगदाओ को लगा कि उसकी ताकत चेन जियांग के बराबर या उससे भी कहीं ज्यादा है। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि चेन जियांग के पास ब्लेड की इतनी भयानक तकनीक होगी। जब ब्लेड का वार होने वाला था तो उसने देखा कि गड़गड़ाहट और बिजली की एक बड़ी लहर उसे घेर लेगी। इस समय चकमा देने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए वह केवल अपने लंबे ब्लेड से ही उसे रोक सकता था और अपनी सारी सच्ची क्यू ही खत्म कर सकता था। चेन जियांग ने जिस ब्लेड वार का इस्तेमाल किया था वह ड्रैगन स्लेयर के 7 किलिंग कट का वेव स्ट्राइक था। यह अतुलनीय रूप से जबरदस्त था और इसमें असीम शक्ति थी। उसने पहली बार इस तकनीक का इस्तेमाल किया था और इसकी ताकत ने चेन जियांग को भी चौंका दिया था। हालांकि वेई हुंगदाओ का लाल लंबा ब्लेड एक 8वीं श्रेणी का आत्मिक हथियार था, लेकिन जब इस दिव्य हथियार नीला ड्रैगन वध शैतान ब्लेड का सामना हुआ तो यह महत्वहीन प्रतीत हुआ। विशाल ब्लेड के आने वाले विखंडन के दौरान ब्लेड का शरीर पारदर्शी और दुर्जेय शक्ति की एक परत में लिपटा हुआ था। यह विनाश से भरा था और वेई हुंगदाओ के सिर की ओर बढ़ते हुए इसमें अद्वितीय विनाशकारी शक्ति थी। जब वेई हुंगदाओ ने उस जबरदस्त सच्ची ची को महसूस किया तो उसका दिल डर से कांप उठा। जैसे ही चेन जियांग का विशाल ब्लेड उसके लाल ब्लेड से टकराया, लाल ब्लेड तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गया। वह पहले ही घिर चुका था और अगले ही पल उसके शरीर से एक असहनीय दर्द फूट पड़ा। ड्रैगन स्लेयर का 7 किलिंग कट मूल रूप से ड्रैगन को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसमें अत्याचारी शक्ति के साथ साथ एक भयंकर प्रभावशाली रूप भी था। इसका सामना करना किसी भी इंसान के लिए संभव नहीं था और ऐसा करने की कोशिश का एक ही अंत था, विनाश। वेई हुंगदाओ को वेव स्ट्राइक से निकली उस भयानक शक्ति से काट दिया गया और वह अपने ब्लेड के साथ धुएं के गुबार में गायब हो गया। चेन जियांग ने अपना ब्लेड रख लिया और शांत भाव से उस क्षेत्र से चला गया। वह सच्चे मार्शल दायरे के 5वें स्तर पर था और केवल सच्चे मार्शल दायरे के 6ठे स्तर से ऊपर का कोई व्यक्ति ही उसे अपनी सुरक्षा बढ़ाने पर मजबूर कर सकता था। आखिरकार उसके बराबर स्तर का प्रतिद्वंद्वी मिलना पहले से ही मुश्किल था। कुछ ऊंचे पहाड़ पार करने के बाद जब चेन जियांग एक पहाड़ पर आधी चढ़ाई पर था तो उसने अचानक अपने पास ही पेड़ों के बीच हल्की सी हलचल देखी। ध्यान से देखने पर उसने देखा कि जंगल में कई लोग दौड़ रहे हैं। आगे आगे लोट्स आइलैंड और डेंशियांग ताओयुआन के शिष्य दौड़ रहे थे, जबकि पीछे से मानव शैतानों की एक बड़ी भीड़ उनका पीछा कर रही थी। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि उन मानव शैतानों को किसी ने नियंत्रित नहीं किया था, अन्यथा वे इतने हिंसक न होते और न ही उनमें से इतने सारे एक साथ मनुष्यों का पीछा करते। चेन जियांग नीचे दौड़ा और कुछ छलांगे लगाकर शिष्यों के पीछे पहुंच गया। चेन जियांग को देखकर न जाने क्यों शिष्यों ने मन ही मन राहत की सांस ली। सबने बस चेन जियांग को अपनी दोनों हथेलियों से लगातार प्रहार करते देखा। लगातार गड़गड़ाहट गूंज रही थी और हर प्रहार के साथ जमीन बुरी तरह कांप रही थी। उसकी हथेलियों से निकली लहरें जहां भी जाती जमीन फट जाती और पेड़ उखड़ जाते। शोकंग हेवन पाम प्रचंड हवाओं और प्रचंड लहरों जैसा था। जैसे ही चेन जियांग लगातार लहरों पर वार कर रहा था, उन नासमझ और हिंसक मानव दानवों में से अधिकांश एक साथ इसकी चपेट में आ गए।
जिस जगह पर सॉकिंग हेवनली पाम गिरा वहां या तो खून और मांस दोनों ही हर जगह उड़ गए, या मानव दानवों ने काला खून उगल दिया क्योंकि उनका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया था। जहां तक उन दूर के हिंसक मानव दानवों का सवाल है जो क्यूई तरंगों से प्रभावित हुए, उनके शरीर के भीतर की सच्ची क्यूई और भी अधिक अत्याचारी हो गई, और इस तरह कई मानव दानव सच्ची क्यूई के उतार चढ़ाव को नियंत्रित नहीं कर पाए, जिससे वे अपनी ही सच्ची क्यूई से घायल हो गए। कुछ ही पलों में चेन जियांग ने दर्जनों शोकंग हेवन पाम स्वर्गीय ताड़ के प्रहार किए, और इस तरह की शक्ति जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया और पहाड़ और समुद्र को उलट दिया, ने लोत्स द्वीप और डेनशियांग ताओयुआन के शिष्यों को बेहद भयभीत कर दिया। अगर उन मानव शैतानों की जगह वे होते तो भी परिणाम कुछ अलग नहीं होता। उनके सामने जंगल पहले से ही खत्म हो चुका था और पेड़ों का एक बड़ा हिस्सा चेन जियांग के शोकंग हेवन पाम से नष्ट हो चुका था। वे 200-300 मानव दानव या तो ताड़ के जोरदार प्रहार से खूनी बूंदे में बदल गए थे या फिर पूरी तरह से फटकर जमीन पर गिर पड़े थे। चेन जियांग ने भौहें चढ़ाईं। उसने अचानक दूर से एक जोरदार हलचल महसूस की, मानो 10,000 घोड़े सरपट दौड़ रहे हों। उसने अनुमान लगाया कि बड़ी संख्या में शैतान जानवर दौड़ रहे हैं, इसलिए वह जल्दी से चिल्लाया, जल्दी चलो। दानशियांग ताओयुआन से 7 और लोत्स द्वीप से 6 शिष्य थे। कुछ घायलों को छोड़कर बाकी सब ठीक थे। उन्होंने उन मानव दानवों से बेतहाशा मौत से नहीं लड़ा, बल्कि उन्होंने भागना ही बेहतर समझा, वरना वे अब तक जिंदा नहीं होते। वे सब जानते थे कि वे यहाँ मौत से लड़ने नहीं आए हैं, बल्कि जिंदा रहने आए हैं। पूरे रास्ते सब दौड़ रहे थे। चेन जियांग उनके साथ बंजर भूमि की गहराई के काफी करीब था। यहाँ शैतान जानवर संख्या में काफी ज्यादा थे और सभी काफी शक्तिशाली थे। इसके अलावा बंजर भूमि के बाहरी इलाके में इतने सारे लोगों के होने से काफी हलचल पैदा हो सकती थी, जिससे गहराई में मौजूद कुछ शक्तिशाली लोग आसानी से परेशान हो सकते थे, और चेन जियांग ऐसा नहीं चाहता था। सभी को ढूंढ लिया गया है, लेकिन जानवर मार्शल संप्रदाय और गर्वित तलवार संप्रदाय के शिष्य न केवल कृतघ्न थे, बल्कि उन्होंने चेन जियांग पर हमला करने का भी फैसला किया, और इस तरह वे सभी उसके द्वारा नष्ट कर दिए गए। हालांकि वे 10 से ज्यादा लोग नहीं थे और उन शैतान संप्रदाय के शिष्यों के हताहत होने की संख्या ज्यादा थी। 3 दिनों तक लगातार चलने के बाद चेन जियांग अंततः डेनक्सियांग ताओयुआन और लोत्स द्वीप के शिष्यों को मिलन स्थल पर ले आया। यहाँ आकर चेन जियांग ने जमीन पर पड़ी कई लाशें देखीं, और वे सभी या तो मानव शैतानों की थीं या फिर शैतान जानवरों की। पिछले कुछ दिनों से वे सभी बहुत सतर्क थे, और हालांकि उनके चेहरे चिंता से भरे थे। चेन जियांग को आते देख उन्होंने आखिरकार राहत की सांस ली। हर किसी के चेहरे पर एक ही भाव था, वे सभी मुस्कुराना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे सभी जानते थे कि वे बहुत ही खतरनाक स्थिति में थे, विशेष रूप से उन शक्तिशाली शैतान जानवरों के खिलाफ। चेन जियांग ने एक भेड़िए का बड़ा सिर देखकर तुरंत जान लिया कि ये शैतान जानवर नियंत्रित नहीं थे और वे गहराई से आए थे। क्या आप सब ठीक हैं? चेन जियांग ने पूछा। हम सब ठीक हैं, शुक्र है कि हम सब साथ थे, वरना भेड़ियों का वो झुंड हमें खा जाता, लेंग युलान ने कहा। उन डरावने शैतान जानवरों के बारे में सोचते ही उसके चेहरे पर एक बार फिर डर का भाव उभर आया। जमीन पूरी तरह से भीषण युद्ध के निशानों से ढकी हुई थी। सभी को एक साथ मिलकर काम करने के लिए मजबूर किया गया और तभी उसे मार गिराया गया। ये काम वाकई अद्भुत था, और चेन जियांग के लिए भी शायद इसे पूरा करना मुश्किल होता अगर उसने लॉन्ग जुएई की ताकत उधार न ली होती। हमने पहले ही बहुत सारी लाशें दफना दी हैं। छोटे भाई चेन, तुम्हें पता नहीं था, लेकिन हम शैतान जानवरों और मानव शैतानों के कुछ समूहों द्वारा घेर लिए गए थे। हालांकि उनकी लाशों में कुछ भी कीमती नहीं था, और इस बार हमने वास्तव में पैसा नहीं कमाया। झू रोंग ने शिकायत की। उसका चेहरा पूरी तरह से थकान से भरा हुआ था, मानो भेड़ियों के झुंड के खिलाफ लड़ाई अभी हाल ही में हुई हो। धर्मी संप्रदाय के शिष्य तो केवल 40 थे, लेकिन शैतान संप्रदाय के शिष्य उनसे कहीं ज्यादा थे, और उनमें से ज्यादातर तो इन शैतानी जानवरों और मानव दानवों को भी वश में कर सकते थे। ये सोचकर उनमें से कई मन ही मन चिंतित होने लगे। उन्हें डर था कि कहीं उन्हें पकड़कर बलि न चढ़ा दिया जाए। सभी के चेहरे पर भय और बिना किसी मनोबल के भाव देखकर चेन जियांग को पता था कि यह कोई अच्छा नहीं था, इसलिए वह चिल्लाया, कौन एक व्यूह रचना बना सकता है? एक रक्षात्मक व्यूह रचना। किसी को जवाब न देते देख चेन जियांग ने अपने दिल में आह भरी, लेकिन इसी क्षण जू जियांगसियन ने धीमी आवाज में कहा, भाई जियांग, मैं थोड़ा बहुत कर सकता हूँ। हालांकि एक सरणी के लिए बहुत सारे क्रिस्टल पत्थरों की आवश्यकता होती है। उच्च श्रेणी और शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर बहुत जरूरी हैं। लेंग युलान भी चेन जियांग के पास आया और बोला, भाई, मुझे भी थोड़ा बहुत पता है, मुझे किस प्रकार की सरणी बनानी चाहिए। गहराई से सोचने के बाद चेन जियांग समझ पाया कि जू जियांगसियन और लेंग युलान दोनों को लियू मेंगर ने व्यक्तिगत रूप से सिखाया था। लियू मेंगर एक महान शोधक थी, और एरे स्पिरिट पैटर्न के मामले में वह निश्चित रूप से कुशल थी। जू जियांगसियन और लेंग युलान का उन्हें समझ पाना कोई अजीब बात नहीं थी। मेरे पास उच्च श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर नहीं हैं, लेकिन मेरे पास कुछ शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर हैं। सब मन ही मन हैरान थे। इससे पहले जब वे मानव दानवों और शैतान जानवरों से लड़ रहे थे तो जू शियानशियान और लेंग युलान दोनों ने काफी ताकत दिखाई थी। दोनों ही काफी दुर्जेय थे। उनके हमले जबरदस्त और क्रूर थे, जिससे कई लोग शर्मिंदा हो जाते थे। और अब उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी कि दोनों चेन जियांग को भाई कहेंगे, और ऐसा भी लगता है कि उनका रिश्ता भी काफी अच्छा था। इससे उनमें से कई लोगों को थोड़ी जलन हुई। अध्याय 0246
एक साथ काम करना अध्याय 246 एक साथ काम करना। चेन जियांग ने एक पहाड़ी चुनी और फिर सबको अपनी योजना समझाई। उसकी योजना थी कि इस पहाड़ी के अंदर एक गुफा खोदकर उसमें छिप जाए। वह अगले 2 महीने उन्हें वहीं इंतजार कराने की योजना बना रहा था और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसने अंदर एक और सुरंग खोदने का सुझाव दिया जो दूसरी तरफ से जुड़ी हो। अगर इससे भी हमलावरों पर कोई असर नहीं पड़ता तो वे उस सुरंग से भाग सकते थे। हम एक बड़ी संरचना भी तैयार करेंगे ताकि अगर हमारा सामना किसी ताकतवर व्यक्ति से हो तो हम संरचना को खोल सकें। इस तरह हम कुछ देर तक प्रतिरोध कर सकते हैं जबकि बाकी सभी दूसरी सुरंग से भाग जाएंगे, चेन जियांग ने कहा। यहाँ सभी को चेन जियांग की मदद मिली थी, इसलिए उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी और उन्होंने चेन जियांग का बहुत समर्थन किया। ठीक है, शुरुआत में सभी को श्रम बांटकर सहयोग से काम करना चाहिए। जो लोग चौथे स्तर के सच्चे मार्शल क्षेत्र और उससे ऊपर हैं, उन्हें जाकर गश्त करनी चाहिए, कहीं हम पर हमला न हो जाए। जियानजियान और युलान संरचना की रूपरेखा तैयार करेंगे और बाकी लोगों को जाकर सुरंग खोदनी चाहिए। महिला शिष्यों को खुदाई करने की जरूरत नहीं है, बस जाकर बड़ी संरचना की व्यवस्था करने में मदद करें, चेन जियांग ने कहा। झू रोंग ने अपने होठों को मोड़ते हुए कहा, छोटे भाई चेन, आप आलसी नहीं हो सकते, आपको भी हमारे साथ सुरंग खोदनी होगी। यून शियादाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ बड़े भाई चेन, आपको निष्पक्ष होना चाहिए। चौथे स्तर या 5वें स्तर के सच्चे मार्शल दायरे के शिष्य उनकी रक्षा के लिए यहाँ थे, जिससे अन्य लोग आसानी से खुदाई कर सकें, इसीलिए कोई आपत्ति नहीं थी। चेन जियांग ने अपने होठों को मोड़ते हुए कहा, हे, मैं पहले से ही सच्चे मार्शल दायरे के 5वें स्तर पर हूँ, इसलिए मुझे खुदाई करने की जरूरत नहीं है। हर कोई हैरान था, सभी हमेशा यही सोचते थे कि वह सच्चे मार्शल दायरे के दूसरे या तीसरे स्तर पर है और वह इतनी भयानक ताकत इसलिए दिखा पाता था क्योंकि वह एक शक्तिशाली ब्लेड और एक रहस्यमयी मार्शल कौशल पर निर्भर था। हालांकि चेन जियांग के अनुसार वह पहले से ही सच्चे मार्शल दायरे के 5वें स्तर पर था। उन्होंने सोचा कि क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसकी ताकत अब 6ठे या 7वें स्तर के सच्चे मार्शल दायरे के मार्शल कलाकार के बराबर हो गई है। सच या झूठ? झू रोंग कुछ अविश्वास में था। वह जानता था कि चेन जियांग सच्चे मार्शल क्षेत्र के तीसरे स्तर पर सच्चे मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर के मार्शल कलाकार की ताकत की बहुत अच्छी तरह से नकल कर सकता है। यून शियादाओ और बाकी सभी लोग भी अविश्वास से चेन जियांग को देख रहे थे। जू शियानशियान और लेंग युलान, जो चेन जियांग पर बहुत भरोसा करते थे, उन्हें लगा कि चेन जियांग की साधना में अचानक वृद्धि अकल्पनीय थी। क्या तुमने वेई हुंगताओ के बारे में सुना है? कुछ देर पहले मैंने उसे जंगल में मार डाला था। चेन जियांग मुस्कुराया और बोला, वेई हुंगताओ शैतान पथ संप्रदाय का एक कुख्यात युवा मार्शल कलाकार था। सच्चे मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर पर वह 6ठे स्तर के सच्चे मार्शल क्षेत्र के एक मार्शल कलाकार को मारने में सक्षम था। मैंने एक ही ब्लेड से उसका सिर काट दिया। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो क्या तुम में से किसी में हिम्मत है कि कोशिश करूं? चेन जियांग हंसा और बोला, ये सुनकर कि उसने वेई हुंगताओ का सिर ब्लेड से काट दिया है, सभी के गले में एक ठंडी गांठ सी जम गई। इससे पहले उन्होंने जंगल से एक बहुत बड़ा शोर सुना था और वे निश्चित रूप से जानते थे कि यह चेन जियांग का ही काम था। लेकिन खुद चेन जियांग के मुंह से यह सुनकर अब वे इस पर यकीन किए बिना नहीं रह सके। चेन जियांग की सटीक ताकत जानने के बाद सभी को बहुत राहत मिली। यहाँ कई कीमियागर थे और उनकी मदद से वे जल्दी ठीक हो सकते थे। भाई, क्या आप जानवर मार्शल संप्रदाय और गर्वित तलवार संप्रदाय के शिष्यों की खोज नहीं करने जा रहे हैं? लेंग युलान ने पूछा। चेन जियांग ने व्यंग्य किया, उन्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। उन कृतघ्नों को मैंने काट डाला है। उन्हें बचाने के लिए मैंने एक शक्तिशाली शैतान जानवर से कुश्ती लड़ी और अंततः मैं गंभीर रूप से घायल हो गया। लेकिन उन लोगों ने मेरे कीमती ब्लेड पर लालच किया और बदले में वे मुझे मारने आए। सौभाग्य से मेरे पास अभी भी थोड़ी ताकत बची थी। भाई जियांग, क्या आपकी चोटें गंभीर थीं? जू जियाजियान जल्दी से दौड़ी, चेन जियांग की कलाई पकड़ ली। वह चेन जियांग की चोटों की जांच करना चाहती थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हाँ, उनकी वजह से ही मैं सच्चे मार्शल दायरे के 5वें स्तर पर पहुँच पाया हूँ। चेन जियांग ने अपना चेहरा भींचा, मुस्कुराई और बोली। यून शियादाओ ने ठंडे स्वर में कहा, वे लोग नरक में जा सकते हैं। जब हम इस शापित जगह से चले जाएंगे तो डीन को सूचित करेंगे। वे जानवर मार्शल संप्रदाय और गर्वित तलवार संप्रदाय को नष्ट कर देंगे। दूसरे संप्रदाय के शिष्यों ने जब उनकी बातचीत सुनी तो वे पूरी तरह से चकित रह गए। यहाँ आने से पहले बू डोंगचेन ने कहा था कि जो कोई भी चेन जियांग पर हमला करने की हिम्मत करेगा उसका संप्रदाय पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। उनके जाने के बाद आतंक का राज निश्चित था। बू डोंगचेन पहले ही पशु मार्शल संप्रदाय के अधिपति को हटा चुका था और अब पशु मार्शल संप्रदाय को समाप्त करना मुश्किल नहीं था। ये तो बताना ही होगा कि गर्वित तलवार संप्रदाय के कई अन्य संप्रदायों के साथ अच्छे संबंध नहीं थे और उनका शैतान पथ संप्रदायों के साथ सांठगांठ का इतिहास भी रहा है, क्योंकि वे चरम मार्शल संप्रदाय की क्रिस्टल पत्थर की खदान पर कब्जा करना चाहते थे। इससे दोनों संप्रदायों के बीच दरार पड़ गई। पहाड़ी में एक अपेक्षाकृत बड़ा पत्थर का कमरा और कई छोटे पत्थर के कमरे खोदे गए। पूरी पहाड़ी कठोर काले पत्थर की बनी थी। इसे खोदना बहुत मुश्किल था। हालांकि जब इस पर लगातार हमले हुए तो यह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। भागने का रास्ता दूर एक जंगल में जाता था, जिसका फैसला कई लोगों से बातचीत के बाद ही हुआ था। इस जंगल के ठीक सामने वो घाटी थी जो गायब हो गई थी और उस जगह के पेड़ अपेक्षाकृत बड़े थे। जमीन भी कठोर थी। पूरी जमीन बहुत ही कठोर पत्थरों से बनी थी।
अगर उन्हें किसी समूह का हमला झेलना पड़ता तो वे प्रतिरोध के लिए हरे भरे पेड़ों का इस्तेमाल कर सकते थे। 40 लोगों में केवल 7 लड़कियां थीं और 13 से ज्यादा सच्चे वैवाहिक क्षेत्र के चौथे स्तर या उससे ऊपर की नहीं थीं। वे समूह का एक बड़ा हिस्सा थीं, इसलिए अब केवल 20 ही सुरंगें खोद रहे थे। लेकिन पत्थर कठोर होने पर भी सच्चे वैवाहिक क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के लिए यह आसान काम था। अपनी प्रबल सच्ची ची और आत्मिक शस्त्रों का उपयोग करके इसे खोदना ज्यादा मुश्किल नहीं था। लेंग युलान और जू जियांग पांचों लड़कियों को कतार में ले जाते हैं। इस तरह का सावधानीपूर्वक किया गया काम तभी बेहतर ढंग से पूरा हो सकता है जब ये लड़कियों द्वारा किया जाए। चेन जियांग समय समय पर इस व्यूह रचना को देख रही थी। महिलाओं को भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। उन्हें जमीन पर और पत्थर की दीवार पर बहुत बारीक रेखाएं बनानी पड़ती थीं और गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसके अलावा जू शियान और लेंग युलान दोनों ही जमीन पर कुछ ठंडी चीज छोड़ती थीं ताकि बाकी लड़कियां खुदाई कर सकें। जमीन पर निशान लगाने के बाद वे भी खुदाई में हिस्सा लेती थीं। कियान, तुम्हारी लौ बहुत जबरदस्त है और तुम आसानी से बारीक रेखाएं बना सकती हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम बहुत पहले ही काम तमाम कर देंगे। जू जियांग ने आश्चर्य से कहा। उसने वू कियान को सिर्फ एक उंगली से कठोर जमीन पर मानो किसी साधारण मिट्टी पर चित्र बनाते देखा। हालांकि वू कियान की जेड जैसी उंगली पर कोई लौ नहीं थी, फिर भी उससे निकलने वाली गर्मी महसूस की जा सकती थी। हाँ, मेरी ज्वालाएं तो बस प्रचंड हैं। मैं अब भी तुम्हारे जैसी नहीं हूँ शियान। तुम न केवल सरनी बनाना जानती हो बल्कि तुम इतनी प्रचंड भी हो। वू कियान हंसते हुए बोली। लेंग युलान ने कहा, कियान, तुम्हारी लपटें अद्भुत हैं। मैं भी लपटों का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह लपटों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। उसने अपने स्पिरिट ग्रेड खंजर में लपटें भरकर बहुत सावधानी से जमीन पर कुछ रेखाएं उकेरनी शुरू कर दी। अन्य लड़कियां एक साथ मिलकर जमीन पर निशान बना रही थीं। वे सभी या तो अपने आत्मिक हथियार या सच्ची क्यूई का उपयोग कर रही थीं। क्या यहाँ की नक्काशी सही है? चेन जियांग ने पास आकर पूछा। हाँ, लेकिन इसे पूरा होने में अभी बहुत समय लगेगा। पहाड़ की चोटी, पहाड़ के निचले हिस्से और पूरे पहाड़ की परिधि पर भी कुछ नक्काशी होनी चाहिए। जू जियान ने जवाब दिया। ये बुढ़िया शुरू से ही इस सावधानी भरे काम के लिए नहीं बनी थी। फिर भी डीन ने इसे मुझे देने पर जोर दिया। लेंग युलान ने हल्के से खर्राटे लिए। वह अपनी पीठ पर बंधी बड़ी तलवार को बेरहमी से जमीन पर पटकने के लिए बेचैन लग रही थी। चेन जियांग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, युलान, तो तुम गुफाओं की खुदाई कर सकती हो। बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। आप अकेले? एक लड़की ने पूछा। ये सच्चे मार्शल संप्रदाय की शिष्या यूएनडी थी। चेन जियांग ने सिर हिलाया। उन्होंने उसे सिर्फ हाथ हिलाते देखा। उसके बाद आग की छोटी छोटी लपटें जमीन पर बने चित्रों पर सटीक रूप से गिरीं। जू शियान और लेंग युलान ने दिन का ज्यादातर समय इन निशानों को उकेरने में बिताया था। अब वे बर्फ से ढके हुए थे और उन्हें पहचानना बहुत आसान था। चेन जियांग की दिव्य अनुभूति के संचारित होते ही आग के वे छोटे छोटे कण अचानक जमीन पर आ गिरे। फिर वे हिलने लगे और जमीन को जलाने लगे मानो बर्फ जल रही हो। कुछ ही देर बाद बहुत तेजी से और आसानी से कई रेखाएं दिखाई देने लगीं, जिससे वे सभी लड़कियां बेहद हैरान हो गईं। बिना किसी अपवाद के सभी ने चेन जियांग को प्रशंसा भरी नजरों से देखा। एक बार जब वे छोटे अग्निकण बुझ जाते तो चेन जियांग फिर से अपना हाथ हिलाता, जिससे और अधिक छोटे अग्निकण निकलते। अध्याय 0247 गहन अग्नि उत्कृष्ट टॉवर। अध्याय 247 गहन अग्नि उत्कृष्ट टॉवर। TLN यानी स्मोकरी द्वारा प्रायोजित एक और अध्याय। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। EBN, आप ऐश को कार खरीदने में मदद कर रहे हैं। 3 लेंग युलान ने चेन जियांग के कंधे पर थपथपाया, हंसा और कहा, भाई तुम सचमुच कमाल हो। जू जियांगसियन ने उसके सफेद बालों के साथ खेला, प्यार से मुस्कुराया और कहा, अच्छी बहन, तुम जल्दी से जाओ और खुदाई करो। तुमसे इस तरह का नाजुक काम करवाना वास्तव में तुम्हारे साथ अन्याय है। लेंग युलान ने खुले दिल से मुस्कुराते हुए अपनी पीठ पर रखी बड़ी तलवार खींची और एक गुफा की ओर दौड़ पड़ी। बाकी लड़कियां भी उसके पीछे पीछे चल पड़ीं। वे सब बेकार नहीं बैठना चाहती थीं और वे भी योगदान देना चाहती थीं। लड़कियां होने के बावजूद वे कोई कमजोरी नहीं दिखा सकती थीं। कियान, तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए, कोशिश करके देखो, चेन जियांग ने कहा। हालांकि वह उन लड़कियों की तुलना में तेज था, फिर भी प्रशिक्षण पूरा होने में कुछ समय लगेगा और प्रशिक्षण पूरा होने के बाद भी अभी बहुत सारा काम बाकी था। वू कियान ने सिर हिलाया। उसने चेन जियांग की नकल की और अपने हाथों से आग के कुछ छोटे छोटे कण छोड़े। हालांकि वह सिर्फ 5 ही कण छोड़ पाई, जबकि चेन जियांग ने बहुत सारे छोड़े थे। इस समय वू कियान को एहसास हुआ कि इन अग्निकणों की गति को नियंत्रित करने के लिए कितनी भयावह दिव्य शक्ति की आवश्यकता होती है, और उसे ये भी एहसास हुआ कि जमीन को जलाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इससे उसे अपनी कमियों का एहसास हुआ, खासकर अपने और चेन जियांग के बीच के अंतर का। भाई जियांग, आपके पास कितने उच्च श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर हैं? जू जियांगसियन ने पूछा। इस संरचना को बनाने के लिए आपको कितने उच्च श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों की आवश्यकता होगी? चेन जियांग ने पूछा। जू जियांगसियन ने अपनी भौहें सिकोड़ी और कुछ देर सोचने के बाद बोली, शायद 300 या उसके आसपास। यह मेरे शिक्षक द्वारा सिखाया गया गहन अग्नि उत्तम टॉवर निर्माण है। यह इस तरह के पहाड़ी इलाके में बहुत उपयुक्त है। आप इस पहाड़ी को एक टॉवर जैसी संरचना में बदल सकते हैं और यह आमतौर पर एक रक्षात्मक संरचना के रूप में उपयोगी होगी।
हालांकि इसके लिए बड़ी मात्रा में लपटों की आवश्यकता होगी। चेन जियांग ने उच्च श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा निकाला और उसे जियांगसियन को सौंप दिया। ये पर्याप्त होना चाहिए। जू जियांगसियन ने अपनी जीभ बाहर निकाली, प्यार से हंसी और कहा, भाई जियांग, आप वास्तव में धन से भरे हुए हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि जू लाओ हमेशा चाहता था कि मैं आपकी चीजों के बारे में पूछताछ करूं, लेकिन ये भी कि मैं आपके सामने उसके बारे में अच्छी बातें बोलूं। इन दिनों जू शियानजियान चेन शियांग के दोस्तों से परिचित हो गई और साथ ही उसे उनसे चेन शियांग के कुछ कारनामे भी पता चले। यूं शियादाओ, जू रोंग और बाकी लोग भी बहुत दिलचस्प थे। हालांकि उसके लिए यह असहनीय था कि याओ हाईशेंग ने उसे सीधे मुंह से मालकिन कहा था। चेन जियांग को जब पता चला तो उसकी तो बाँछें खिल गईं। वह जानता था कि याओ हाईशेंग पहले से ही उससे नफरत नहीं करती थी। वह जानता था कि ऐसा करना समझदारी नहीं है। चेन जियांग ने एक बार फिर जू जियाजियान को कई अधेड़ क्रिस्टल पत्थर दिए, जिनका इस्तेमाल बड़े समूह में भी किया गया था। चेन जियांग के पास इन क्रिस्टल पत्थरों की कोई कमी नहीं थी और उन्हें देते हुए उसे कोई दुख भी नहीं हुआ। इसके विपरीत वू कियांजियान और जू जियाजियान दोनों ही बहुत हैरान थे। चेन जियांग की संपत्ति वाकई अद्भुत थी। जू जियांजियान ने उन उच्च श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों को ध्यान से काटा और 1 घंटे की सावधानीपूर्वक कटाई के बाद ही उनका काम पूरा हुआ। इस समय उन्होंने लेंग युलान को बुलाया और उनसे इन क्रिस्टल पत्थरों को उनके निर्धारित स्थान पर स्थापित करने में मदद करने को कहा। उन्हें स्थापित करने के बाद उन्हें अभी भी इन नक्काशी में शुद्ध अग्नि प्रदत्त सच्ची ची का संचार करना था और सभी क्रिस्टल पत्थरों को जोड़ने के बाद विशाल संरचना तैयार हो गई और चलने लगी। चेन जियांग के आश्चर्य का कारण ये था कि जू जियाजियान वास्तव में आग का इस्तेमाल करना जानती थी। इससे पहले उसने उसे केवल ठंडी ट्रू क्यूई का इस्तेमाल करते देखा था, लेकिन अब उसे अचानक समझ आ गया कि जू जियाजियान में भी आग और बर्फ की नसें थीं और लियू मेंग भी वैसी ही थी, इसीलिए उसने उसे अपनी प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार कर लिया था। चेन जियांग के गुरु और वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई दोनों में यिन और यांग शिराएं थीं। लियू मेंग में स्वयं अग्नि और हिम शिराएं थीं, इसीलिए उसने लेंग युलान और जू जियांगसियन का ध्यानपूर्वक पालन पोषण किया। वह जानता था कि जू जियांगसियन की अग्नि और हिम शिराओं का स्तर निश्चित रूप से कम नहीं था और कम से कम ये स्वर्ग स्तर की शिरा थी, या शायद यह एक दिव्य शिरा भी हो सकती थी, अन्यथा वह इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाती। पूरा दिन बीत गया और पूरी पहाड़ी आड़ी तिरछी रेखाओं से ढक गई। इन रेखाओं के बीच एक क्रिस्टल पत्थर रखा था। जू जियांजियान ने उन 300 उच्च श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों को उस विशाल संरचना में समान रूप से जड़ दिया था। लेंग युलान और उसके लिए भी यह पहली बार था कि वे इतनी बड़ी संरचना बना रहे थे। अंत में जू जियांगसियन और लेंग युलान दोनों ही काफी संशय में थे, क्योंकि उन्होंने जो संरचना सीखी थी उसका तरीका बिल्कुल एक जैसा था। हालांकि वे दिव्य अस्त स्वर्गीय साम्राज्य और आइसविंड वैली के संबंध को अच्छी तरह समझते थे, इसलिए उन्हें ज्यादा संदेह नहीं था। चेन जियांग ने लियू मेंग से वादा किया था कि वह जू जियांगसियन और लेंग युलान को उसकी पहचान के बारे में नहीं बताएगा, लेकिन अब लग रहा था कि लियू मेंग उन दोनों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा था और उन्हें एक जैसी बातें भी सिखा रहा था। इसमें बस एक ही चीज की कमी है, वह है शक्तिशाली लपटें। बड़े भाई, आपकी लपटें ज्यादा भयानक हैं और उनका घनत्व भी बहुत ज्यादा है। अगर आपकी लपटें इस विशाल संरचना को भर दें तो शायद यह विशाल संरचना और भी शक्तिशाली हो जाए। लेंग युलान ने कहा। सबके सहयोग से विशाल संरचना अंततः पूरी हो गई। सुरंगें और भूमिगत मार्ग खोद दिए गए और चौथे स्तर के सच्चे मार्शल क्षेत्र और उससे ऊपर के मार्शल कलाकारों ने शैतानी जानवरों और मानव शैतानों के कुछ हमलों का भी सामना किया। हालांकि उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः सब कुछ हल हो गया। चेन जियांग ने एक छलांग लगाई, पहाड़ी की चोटी पर कूद गया और बोला, मैं कोशिश करके देखूंगा। अचानक उसके शरीर पर लपटें उठीं और झुलसा देने वाली क्यूई तरंगें अचानक चारों ओर फैलने लगीं। इस तरह की लपटों को देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। अब उन्हें समझ में आया कि इतनी कम उम्र में चेन जियांग चौथे दर्जे का कीमियागर क्यों था। इस तरह की लपटों पर भरोसा करके वह सचमुच अपनी उपाधि के योग्य था। चेन जियांग ने अपनी भयानक दिव्य इंद्रिय से उमड़ती लपटों को नियंत्रित किया और उन्हें संरचना के अंदर उन छोटे छोटे गड्ढों में डाल दिया। इस समय उसकी लपटें पूरी तरह से संकुचित थीं और बहुत छोटी लग रही थीं, लेकिन सच तो ये था कि उसकी एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला सकती थी। लेंग युलान और जू शियान ने अपनी दिव्य बुद्धि का उपयोग करते हुए चेन जियांग की लपटों को अंदर की नक्काशी में पहुंचाया। साथ ही उन्होंने लपटों को जड़े हुए क्रिस्टल पत्थरों में प्रवाहित किया ताकि वे आपस में मिल जाएं, अन्यथा वे क्रिस्टल पत्थर लपटों के भस्म होने से फट जाते। उस पहाड़ी पर लाखों क्रिस्टल पत्थर थे और उनके एक साथ फटने का विचार ही बेहद भयानक था। रात के समय एक घने अंधेरे बंजर इलाके में एक छोटी सी पहाड़ी लाल रोशनी से जगमगा रही थी। पहाड़ी पूरी तरह से आग की लालिमा से ढकी हुई थी, जो बेहद खूबसूरत और बेहद गहरी लग रही थी। चेन जियांग लगातार कई लपटें छोड़ रहा था, जो लगभग उसके पूरे सिंदूरी पक्षी ट्रू क्यूई को निगल रही थीं। उसकी ट्रू क्यूई की प्रचुरता ने सभी को, खासकर आग का उपयोग करने वालों को, आश्चर्यचकित कर दिया। चेन जियांग की लपटें पहले तो बहुत भयावह थीं और उनके अनुसार चेन जियांग उन्हें ज्यादा देर तक नहीं छोड़ सकता था, लेकिन इस समय कई घंटे बीत चुके थे और चेन जियांग द्वारा छोड़ी जा रही लपटें कमजोर होने का कोई संकेत नहीं दिखा रही थीं। खत्म। लेंग युलान और जू शियांग ने एक साथ प्यार से चिल्लाकर कहा। उनके माथे पर पसीना आ रहा था
क्योंकि उन्होंने अपनी दिव्य इंद्रियों का बहुत ज्यादा सेवन कर लिया था। आमतौर पर जब वे साधना करते थे तो लियू मेंग उनसे बहुत ज्यादा सख्ती बरतते थे, खासकर उनकी दिव्य इंद्रियों के मामले में। इसीलिए उनकी दिव्य इंद्रियों में कोई कमी नहीं थी। एक ही समय पर कई शिष्य आए और इस समय उनमें और उन युवा और प्रसिद्ध शिष्यों में बहुत अंतर था। अगर वे थे तो वे इतनी देर तक रुक नहीं सकते थे। उन्हें साफ पता था कि दूसरों ने बहुत मेहनत की है। चेन जियांग ने लपटें वापस खींच लीं और गहरी सांस ली। पहाड़ी पर वे लाल आत्मा के नमूने भी तुरंत गायब हो गए और उन खुदी हुई रेखाओं का भी कोई निशान नहीं बचा था। ये देखकर कई लोग मन ही मन आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि उन्होंने दूसरों को एक विशाल संरचना बनाते हुए देखा था, लेकिन अचानक उनका कोई निशान भी नहीं बचा। ये आत्मा पैटर्न मूल रूप से बहुत रहस्यमय थे और आत्मा पैटर्न ने चेन जियांग की लपटों को अवशोषित करने के बाद चेन जियांग को आगे जो हुआ उससे आश्चर्य नहीं हुआ। अगर इस पहाड़ी पर घेराबंदी कर दी गई और अगर उन्होंने विशाल संरचना को तोड़ दिया तो हम क्या करेंगे? झू रोंग ने चिंतित होकर पूछा। वह जानता था कि बहुत सारे क्रिस्टल पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था और हालांकि क्रिस्टल पत्थर उसके नहीं थे, फिर भी उसके दिल से ऐसे खून बह रहा था मानो वह उसका ही हो। निश्चिंत रहो, यह विशाल संरचना पहले ही एकीकृत हो चुकी है। जब तक इसकी सारी शक्ति समाप्त नहीं हो जाती या संरचना का आधार किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा नष्ट नहीं कर दिया जाता जो इसे तोड़ना जानता हो, तब तक इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। बेशक यह विशाल संरचना मुख्य रूप से समय बचाने के लिए है, ताकि सभी भूमिगत सुरंग का उपयोग करके बच सकें। अगर यह सिर्फ कुछ अधीनस्थ हैं, तो हम खुद ही उन्हें खत्म कर देंगे, लिंग युलान ने कहा। अध्याय 0248 बड़ा संकट। अध्याय 248 बड़ा संकट। शैतान संप्रदाय के अनुयायी और वे साधारण शैतानी जानवर और मानव शैतान उनके लिए कोई खतरा नहीं थे। हालांकि उन्हें उन भयानक शैतानी जानवरों से सामना होने का डर था, जैसे कि झुंड के नेता या दूर दराज के प्राचीन जानवर जैसे काले कवचधारी मगरमच्छ। चेन जियांग का पहले भी सामना हुआ था। बेशक शैतान जानवरों का ये स्तर कुछ हद तक प्रबंधनीय था, लेकिन अगर और भी अधिक शक्तिशाली प्राणी सामने आ गए, जैसे कि चरम अवस्था तक पहुंचने वाले, तो उनके पास प्रतिरोध करने का कोई रास्ता नहीं होगा। पहाड़ी के अंदर सब लोग एक घेरे में एक राक्षसी जानवर का मांस खा रहे थे। ये सब झू रोंग ने मुहैया कराया था, बस इतना ही खाना तो वह ले जा सकता था। 2 महीने, अभी तो बस थोड़ा सा ही समय बीता है। मुझे उस वेदी की चिंता है। यह उन शैतानी मार्ग के साधकों के लिए हालात बदलने का एक बड़ा मौका है। उन्होंने निश्चित रूप से कुछ अतिरिक्त योजनाएं बनाई होंगी। जब तक वेदी मौजूद है, वे शैतानी क्षेत्र के लोगों से संवाद कर पाएंगे। उनकी मदद से वे अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। चेन जियांग ने आह भरी। दक्षिणी बंजर भूमि के भूभाग को देखकर ये लगभग निश्चित था कि कई शक्तिशाली अस्तित्व अंदर बंद थे। इसके अलावा अंदर एक रहस्यमयी वेदी भी थी। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि ये तीनों स्वर्गीय लोगों के बीच हुए पिछले महायुद्ध से बची हुई होंगी। मैं तुम्हारे साथ उस वेदी को नष्ट करने जा सकता हूँ, हाओ डोंगकिंग ने सुझाव दिया। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और कहा, वरिष्ठ भाई हाओ, आप यहीं रुकें। मैं पहले अकेले इसकी जांच करूंगा। अगर मैं इसे अकेले नष्ट नहीं कर सका तो मैं वापस आऊंगा और हम साथ चलेंगे। हाओ डोंगकिंग सच्चे वैवाहिक क्षेत्र के 5वें स्तर पर था और उसे कुछ हद तक शक्तिशाली माना जा सकता था, लेकिन चेन जियांग का अकेले जाना उसकी क्षमताओं को देखते हुए अधिक सुविधाजनक था। भाई, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेंग युलान ने कहा। चेन जियांग के साथ दुनिया घूमना उसका बहुत लंबे समय से सपना रहा है। युलान, इस जगह को तुम्हारी जरूरत है, आज्ञाकारी बनो, चेन जियांग ने जवाब दिया। लेंग युलान भी कमजोर नहीं था। यहाँ कई दूसरे या पहले स्तर के सच्चे मार्शल दायरे के मार्शल कलाकार थे, लेकिन उन शैतानी संप्रदाय के अनुयायियों का सामना करते समय उनके पास जवाबी कार्रवाई करने का कोई जरिया नहीं था। जीतने के लिए बहुत से लोगों का जिंदा रहना जरूरी था और यह सुनिश्चित करने के लिए मजबूत मार्शल कलाकारों को पीछे रहकर पहरा देना जरूरी था। लेंग युलान कुछ हद तक निराश थी, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर हिलाया। यह एक संदेशवाहक रूम है। अगर कोई जरूरी काम होगा तो जब तक ये रूम जला हुआ है मुझे पता चल जाएगा। चेन जियांग ने हाओ डोंगकिंग को रूम दिया। चेन जियांग ने इसे उन मुक्त अमर सागर शिष्यों से प्राप्त किया था जिन्हें उसने पहले मार डाला था। चेन जियांग ने पहले ही वेदी पर जाने का फैसला कर लिया था, लेकिन अगर यह जगह सुरक्षित न होती तो उसे चैन नहीं मिलता। लेकिन अब वह बेफिक्री से वेदी की तलाश में जा सकता था। चेन जियांग को वेदी का स्थान पता था, हालांकि वह दक्षिणी बंजर भूमि में अपेक्षाकृत गहराई में था। दूसरे शब्दों में उसके रास्ते में कई शक्तिशाली मानव दानव और शैतानी जानवर भी थे। शैतानी संप्रदायों के सभी अनुयायी इकट्ठे हो गए थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इतनी बड़ी क्षति होगी और वेई होमदान को भी खोना पड़ेगा। बात यहीं खत्म नहीं हुई। यह उनकी योजना के बिल्कुल विपरीत था, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा बुरा। तुम्हारा 100 विश्व संप्रदाय एकदम निष्क्रिय हो गया है, जरा भी काम का नहीं। अब तुम ठीक हो। तुमने न सिर्फ किसी को पकड़ा नहीं, बल्कि गहराई में छिपे राक्षसों को भी परेशान कर दिया है, एक आदमी चिल्लाया। ये शैतान संप्रदाय के शिष्य जमीन में छिपे हुए थे। सभी ने काले रंग का हुड वाला चोगा पहना हुआ था। सभी का पहनावा एक जैसा था। हम 100 जहर संप्रदाय जहर के इस्तेमाल में माहिर हैं। क्या तुम्हें पता नहीं कि हम दूसरों के मामले में कैसे हैं? अगर कोई हमारा साथ न दे तो हम उनके करीब भी नहीं जा सकते। यहाँ भी बहुत तेज हवा है, किसी भी तरह की जहरीली हवा बह जाएगी और हमारे अपने पक्ष में भी जहर फैल सकता है। हमारे छिपे हुए हथियार भी ऐसे दुर्जेय धर्मी शिष्यों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। एक कर्कश आवाज ने जवाब दिया। अब वे सब छिप गए हैं।
लगता है उन्हें हमारी साजिश का पता है, पर उन्हें पता कैसे चला? हम सब बोलने से बेहतर मरना पसंद करेंगे। अगर वे जंगल में नहीं घुसेंगे तो हम उन पर घात लगाकर हमला नहीं कर सकते, सिर्फ आमने सामने की लड़ाई ही लड़ सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे लड़ाई के बाद हम में से कोई भी मारने लायक नहीं बचा है। इसके अलावा बॉस वेई भी मर गया होगा। एक करुण, तीखी और राक्षसी आवाज आए। ऐसा लगता है कि हम केवल इसी तरह प्रयास कर सकते हैं, एक बूढ़े ने कहा। चेन जियांग फुर्ती से पहाड़ी जंगल में छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ा। उसका सामना कई शैतान जानवरों और मानव शैतानों से हुआ, लेकिन वह बेहद तेज था और उन शैतानी जीवों के झुंड से बच निकलने में कामयाब रहा। उसे अब कुछ शक हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि इन मानव शैतानों और शैतान जानवरों को पता था कि आसपास इंसान हैं। क्या इन लोगों में इतनी गहरी संवेदनशीलता है? चेन जियांग बुदबुदाया। इससे पहले कि जू जियाजियान और अन्य लोग उस जगह पर शैतान जानवरों और मानव शैतानों की लहरों से हमला कर चुके थे, अब वे एक बार फिर उस जगह की ओर दौड़ रहे थे। चेन जियांग चिंता से खुद को नहीं रोक सका और वे वेदी की ओर तेजी से बढ़ गया। ये सभी दानव और मानव दानव सच्चे मार्शल क्षेत्र में हैं, लेकिन इनकी बुद्धि बहुत सामान्य है। भले ही इनकी सूंघने की शक्ति अत्यंत संवेदनशील हो, फिर भी ये कभी किसी दूर स्थान की ओर जाने के बारे में नहीं सोचेंगे, जब तक कि सू मेयाओ का स्वर गंभीर हो गया। इस समूह का नेतृत्व एक शक्तिशाली व्यक्ति कर रहा है। दक्षिणी बंजर भूमि एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र है। शायद यहाँ अनादि काल के शक्तिशाली दानव या शैतान मौजूद हों। वे भले ही कैद हों, लेकिन वे अभी भी अपनी दिव्य चेतना का उपयोग कर सकते हैं। बाय यूयू की आवाज और भी ठंडी हो गई। चेन जियांग का पूरा शरीर सदमे से कांप उठा। क्या वे दुर्जेय लोग गहराई में बंद हैं जो इन शैतान जानवरों और मानव शैतानों को मनुष्यों को पकड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं, ताकि वे वेदी खोल सकें और खुद को मुक्त कर सकें? इस समय न केवल शैतान संप्रदाय के अनुयायी उन्हें मुक्त करना चाहते थे, बल्कि वे बूढ़े कमीने खुद को भी मुक्त करने की कोशिश कर रहे थे। हालात और भी गंभीर होते जा रहे थे, जिससे चेन जियांग का वेदी को नष्ट करने का दृढ़ संकल्प और बढ़ गया। उनका अनुमान बिल्कुल सही था। लॉन्ग जुएई ने कहा, अगर ऐसा है तो वे ताकतवर लोग अभी भी बंद हैं। जल्दी करो और वेदी को तोड़ दो। अगर वे बाहर आ गए तो हालात इतने भयानक होंगे कि बयान करना मुश्किल होगा। 3 लोगों के महायुद्ध के दौरान इस जगह के लिए आखिर कौन जिम्मेदार था? सुदूर प्राचीन काल में उन्होंने वास्तव में ऐसे खतरनाक जीव छोड़े थे। चेन जियांग ने मन ही मन शाप दिया। कुछ लोग बहुत ही दुर्जेय होते हैं और उन्हें मारना बहुत मुश्किल होता है। उन्हें केवल एक ही रोक सकता है, लॉन्ग जुएई ने कहा। सू मेयाओ और बाय यूयू दोनों चुप थीं, खासकर सू मेयाओ। चेन जियांग ने पाया कि वह किसी बात को लेकर चिंतित लग रही थी, और उसकी पहले वाली वो मनमोहक मुस्कान नहीं थी। मानव शैतानों और पशु शैतानों के इन समूहों ने चेन जियांग का कुछ देर तक पीछा किया, फिर हार मान ली। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी के नियंत्रण में हैं, लेकिन चेन जियांग ने इन समूहों को छोटी पहाड़ी पर जाकर उन शिष्यों को घेरने नहीं दिया। चेन जियांग हवा में उछला और अपनी हथेली जमीन पर पटक दी। सार्वभौमिक सच्ची क्यूई एक विशाल पारदर्शी हथेली में बदल गई, जिसने धरती पर जोर से दबाव डाला और उन शैतानी जीवों को एक एक करके टुकड़ों में बदल दिया। चेन जियांग, सावधान। अगर ये चीजें किसी के नियंत्रण में हैं, तो उन्हें पता चल सकता है कि यहाँ क्या हुआ था। और अब तुम वेदी की ओर जा रहे हो सकता है कि वह आदमी तुम्हें रोकने के लिए किसी शक्तिशाली प्राणी का इंतजाम कर दे, सू मेयाओ ने गंभीर स्वर में कहा। सू मेयाओ के शब्द कहने के कुछ ही देर बाद आगे से एक धीमी और उदास जानवर जैसी दहाड़ आए, जिसने अंधेरे बंजर भूमि को और भी अधिक भयावह बना दिया। बहती ठंडी हवा, कभी न खत्म होने वाली मौत की आवाज, एक के बाद एक आसमान में उठती उदास जानवरों जैसी दहाड़ें और साथ ही जमीन का लगातार हिलना, ये सब मिलकर एक ऐसा भयावह माहौल बना रहे थे जिसने चेन जियांग को भी घबरा दिया था। तो फिर आओ। पिताजी का नीला ड्रैगन वध करने वाला शैतानी ब्लेड कोई हल्की बात नहीं है। जैसे ही चेन जियांग ने ब्लेड की मूठ पकड़ी, नीला ड्रैगन वध करने वाला शैतानी ब्लेड अचानक एक नीली आभा से चमक उठा। इसके अलावा वह थोड़ा कांप भी रहा था, मानो उत्तेजित हो गया हो। एजियो ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड से युद्ध की प्रेरणा पाकर चेन जियांग का खून खौल उठा। एजियो ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड का उद्देश्य, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, राक्षसों का संहार करना था। युद्ध में ये चेन जियांग को राक्षसों को काटने और शैतानों का नाश करने के लिए और भी अधिक शक्ति प्रदान कर सकता था। अध्याय 0249 पुजारी। अध्याय 249 पुजारी। चेन जियांग के सामने के पेड़ एक एक करके गिर रहे थे, पत्थर और रेत इधर उधर उड़ रहे थे। धरती कांप रही थी, मानो हजारों घोड़े उसकी ओर सरपट दौड़ रहे हों। हालांकि ये घोड़े नहीं, बल्कि एक शैतान जानवर था, जो किसी भी घोड़े से कहीं ज्यादा बड़ा था। उसकी चीख से चेन जियांग समझ गया कि ये एक बहुत बड़ा भेड़िया जैसा शैतान जानवर था। चेन जियांग की पीठ के पीछे अचानक आग की लपटों का एक बड़ा समूह उभरा। यह उसकी पीठ पर पंखों के एक बड़े जोड़े के रूप में प्रकट हुआ, जिससे उसका आकार एक विशाल अग्नि पक्षी जैसा दिखाई देने लगा। चेन जियांग ने वर्मिलियन बर्ड फायर विंग छोड़ा था। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास के सभी पेड़ स्वतः ही जल उठे और जंगल की आग चारों ओर फैल गई। दूर से अचानक उठती लपटों और धुएं का समुद्र एक अद्भुत दृश्य था। चेन जियांग की पीठ के पंख बड़े होते जा रहे थे। अब चेन जियांग ने अपनी सारी सिंदूरी चिड़िया सच्ची ची छोड़ दी थी। वह इन पंखों का इस्तेमाल उन लाखों शैतान जानवरों से निपटने के लिए कर रहा था जो उसकी ओर दौड़ रहे थे। अगर वह बचना चाहता तो आसान था, लेकिन वह बच नहीं सकता था, वरना ये शैतान जानवर उसके पीछे उसके साथियों को कुचल देते। जैसे ही चेन जियांग का शरीर आग के उठते खंभों से ढका, उसने शैतानी जानवरों की आती लहर को घूरा।
मुठियां भींचते ही उसकी नीली नसें उभर आईं और एक पागल चीख के साथ उसने अपने 100 झांग लंबे अग्निपंख हिलाए। उन विशाल ज्वाला पंखों के एक ही फड़फड़ाहट से एक प्रचंड हवा चल पड़ी और आसपास का वातावरण जलकर राख हो गया। जमीन पर पड़े पत्थर और मिट्टी भीषण गर्मी से लाल हो गए और आसपास का वातावरण भीषण लपटों से ढक गया। उन विशाल पंखों के एक ही फड़फड़ाहट से उनके सामने मौजूद हर चीज बह गई। धुंधली बंजर जमीन लाल आग की रोशनी से जगमगा उठी थी। शुरू में कांपती हुई जमीन शांत हो गई, लेकिन उसकी जगह दयनीय जानवरों जैसी दहाड़ें सुनाई देने लगीं। चेन जियांग ने जब उन विशाल सिंदूरी पक्षी अग्निपंखों को एक साथ फेंटा तो एक अतुलनीय रूप से प्रचंड गर्म क्यूई तरंग उत्पन्न हुई, जिसके बाद उसके रास्ते में आने वाली हर चीज तुरंत भस्म हो गई। शैतान जानवरों की पूरी भगदड़ आग की लपटों में डूब गई। ये स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा से युक्त किसी व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई ज्वालाएं थीं। अत्यंत यांग और अविचल ये ज्वालाएं दुष्ट प्राणियों के लिए असहनीय थीं और उन्हें स्वाभाविक रूप से दबा देती थीं। जब तक वे इन ज्वालाओं को छूते उनके पूरे शरीर में एक असहनीय पीड़ा फैल जाती और हर कोशिका जलकर राख हो जाती। उनके लिए ये परलोक की ज्वालाएं थीं, न्याय की ज्वालाएं जो दुष्टों को दंडित करने में विशेषज्ञ थीं। कुछ ही समय बीता था और चेन जियांग की पीठ पर मौजूद वो विशाल अग्निपंख गायब हो गए थे। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। हालांकि उसने ही इस तकनीक का प्रयोग किया था, फिर भी उसे अपने द्वारा छोड़ी गई ज्वालाओं की झुलसा देने वाली गर्मी महसूस हो रही थी। उसके सामने का वातावरण अभी भी भयंकर ज्वालाओं से जल रहा था और वो दानव जानवर छटपटा रहे थे। यह नरक की झुलसा देने वाली सजाओं से अनंत दंड की तरह लग रहा था। चेन जियांग ने सच्ची क्यूई को बहाल करने के लिए कुछ डैम खाए। नीला ड्रैगन वध करने वाला शैतानी ब्लेड पकड़े हुए वह आग के समुद्र में प्रवेश कर गया, जो सभी उससे ऐसे बच रहे थे जैसे उन्हें जलाने से बचने के लिए सामूहिक चेतना हो। आग के सागर में प्रवेश करने के बाद चेन जियांग अपनी तलवार लहराएगा और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी संघर्षरत शैतान जानवर का सिर काट देगा। आग की लपटें काफी देर तक जलती रहीं, फिर भी कुछ शैतान जानवर अभी भी जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनकी सहनशक्ति असाधारण थी। ये सभी बड़े काले और लाल भेड़िए थे, जो चेन जियांग के पहले देखे गए भेड़ियों से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। उसने अनुमान लगाया कि शैतानी जानवर बनने के बाद भी इन भेड़ियों में तेजी से प्रजनन करने की क्षमता थी और ये बहुत ताकतवर भी थे, वरना इनकी संख्या इतनी ज्यादा नहीं होती। चेन जियांग सबसे तेज दहाड़ की दिशा में चल पड़ा। एक विशालकाय काला भेड़िया आग की लपटों में जलता हुआ, छटपटाता, लोटता और चीखता हुआ उसकी नजर में आया। उसके शक्तिशाली अंग धीरे धीरे आग की लपटों में जल रहे थे, जिससे वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। लगता है मेरी साधना के साथ साथ मेरी ज्वाला भी बढ़ती गई। यह इस तरह के विशाल जानवर को भी जला सकती है। चेन जियांग ने हल्की सी मुस्कान दी और फिर अपने नीले ड्रैगन वध करने वाले शैतानी ब्लेड से उस विशालकाय भेड़िए को एक शक्तिशाली नीले क्यूई से 2 टुकड़ों में काट डाला। आग के सागर में चेन जियांग को भी नहीं पता था कि उसने कितने भेड़ियों के सिर काटे हैं। उसे बस इतना पता था कि नीला ड्रैगन वध करने वाला शैतानी ब्लेड अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। हालांकि उसने ब्लेड को कसकर पकड़ रखा था, फिर भी ब्लेड थोड़ा कांप रहा था। ब्लेड और उसके हाथ के स्पर्श से चेन जियांग ब्लेड से उठती युद्ध की प्यास को महसूस कर सकता था। आसपास एक शक्तिशाली आदमी है, लॉन्ग जुई चिल्लाई। आसमान भी एक बहुत ही बुरी आभा से ढका हुआ है, जो हिंसा और खून से भरा है। ऐसा लगता है कि एक शक्तिशाली आदमी आगे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इस बंजर भूमि में प्रवेश करने के बाद से वह तुम्हारा सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी होना चाहिए। चेन जियांग गंभीर हो गया। उसने एक सच्चा मौलिक दान निगल लिया और जल्दी से अपनी स्थिति को समायोजित किया। वह इस आने वाले शक्तिशाली खतरे का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार होना चाहता था। आग की लपटों के बीच से गुजरते हुए चेन जियांग के आसपास की दुनिया अचानक शांत हो गई। कुछ ही देर में वो सारी दयनीय चीखें गायब हो गईं, क्योंकि चेन जियांग ने उन सभी भेड़ियों के सिर काट दिए थे। सच कहूं तो आग की लपटों में कई और लोग जलकर मर गए थे। उस बुरी तरह जले हुए जंगल से अभी भी धुआं निकल रहा था। एक तेज रोशनी आसमान को चीरती हुई बंजर जमीन को रोशन कर रही थी। हालांकि दक्षिणी बंजर जमीन बिल्कुल भी गर्म नहीं थी। दरअसल वह थोड़ी ठंडी हो गई थी। सर्द हवाएं और भी घनी हो गई थीं। शैतान क्यों और भी ज्यादा अत्याचारी हो गया था। ये बहुत अजीब था। चेन जियांग ने विशाल ब्लेड को अपने कंधे पर रखा हुआ था। नीला ड्रैगन अपनी युद्ध संबंधी मंशा स्पष्ट कर रहा था। ब्लेड के शरीर पर एक ठंडी और गंभीर आभा बिखेर रहा था। साथ ही एक राजसी आभा से भरा एक प्रभावशाली अंदाज भी लगातार उमड़ रहा था। कुल मिलाकर चेन जियांग ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई दुष्ट शैतान टर्मिनेटर हो। चेन जियांग ने अपने कदम रोक दिए और सांस ली। अचानक चेन जियांग के सामने एक आदमी प्रकट हुआ। वह आदमी बहुत दुबला पतला था। उसके सारे अंग सफेद कपड़े से ढके हुए थे। उसका चेहरा बहुत काला, बहुत ठंडा था, मानो किसी मरे हुए आदमी का हो। हालांकि उसकी आंखों की पुतलियों से लाल रोशनी दिखाई दे रही थी, जिससे दूसरों को अजीब लग रहा था। उसके हाथ में एक बहुत लंबा हड्डी का भाला था। बर्फ जैसा सफेद हड्डी का भाला असल में रहस्यमयी काले अक्षरों में लिपटा हुआ था और एक अच्छा हथियार लग रहा था। इस आदमी के शरीर से तीव्र शैतान क्यूई को बाहर निकलते हुए महसूस करते हुए चेन जियांग ने निष्कर्ष निकाला कि यह आदमी एक मानव शैतान होना चाहिए, और बहुत ही दुर्जेय भी, जिसने अपनी आत्मिक बुद्धि को बरकरार रखा है। तुम वेदी पर क्या करने जा रहे हो? उस आदमी ने पूछा। यह आवाज कठोर भी थी और ठंडी भी, किसी भी भावना से रहित, बहुत डरावनी थी। ऐसे आदमी का सामना करते हुए सामान्य प्रतिक्रिया सतर्क और शायद भयभीत हो जाना होती, लेकिन चेन जियांग ने बस मुस्कुराते हुए कहा, सबसे पहले मेरा वेदी पर जाना तुम्हारा काम नहीं है।
हालांकि अगर तुम वास्तव में जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। मैं वहाँ पेशाब करने जा रहा हूँ। चेन जियांग के जवाब से उस आदमी का कठोर चेहरा तमतमा गया। उसकी लाल आंखों से एक खूनी रोशनी चमक उठी, जिससे चेन जियांग को क्षण भर के लिए अपने चारों ओर घनी मौत की गंध महसूस हुई, जो खून की लोहे जैसी गंध लिए हुए थी। मैं उस वेदी का रक्षक हूँ, मैं उसका पुजारी भी हूँ। तुमने हमारी पवित्र वेदी का अपमान किया है। मैं तुम्हारा खून, तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा लेकर शैतान देवता को अर्पित करूंगा। हालांकि उस आदमी की आवाज रूखी थी, पर जब उसने शैतान देवता के बारे में बात की तो वह बहुत उत्तेजित लग रही थी। उसकी ऊंची आवाज में सम्मान और विनम्रता थी, जो उसके पहले के भावशून्य भाषण से बिल्कुल उलट थी। ये देखकर चेन जियांग को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझे रोक भी सकते हो। जैसे ही चेन जियांग ने अपनी बात खत्म की, उसने एक लाल बत्ती अपनी ओर चमकती देखी। उसी क्षण उसने अपना सिर जोर से एक तरफ झुकाया तो देखा कि उसके बालों का एक छोटा सा हिस्सा ठंडी कड़कती हवा में उड़ रहा था। उसी क्षण कई स्पिरिट पैटर्न वाला लंबा हड्डी का भाला उसकी गर्दन के किनारे टिका हुआ था। हड्डी के भाले से निकलती ठंडी क्यूई को महसूस करते हुए चेन जियांग की पीठ में ठंडक दौड़ गई। अध्याय 250 संकट को टालना। असली बर्फ जैसा सफेद हड्डी का भाला लाल रंग की रोशनी में नहा रहा था, मानो उसमें से अचानक खून बह रहा हो, और वह बहुत अजीब लग रहा था। अपना वार चूकने के बाद पुजारी ने दूसरा वार जारी नहीं रखा, बल्कि उसने हड्डी का भाला वापस ले लिया और कुछ कदम पीछे हट गया। उसने दोनों हाथों से हड्डी के भाले को कसकर पकड़ रखा था और उसे आकाश में उठा रहा था। एक जोरदार चीख के साथ आकाश में अचानक एक विशाल काला भंवर प्रकट हुआ और दक्षिणी बंजर भूमि की सारी शैतानी क्यू अचानक उसके सिर के ऊपर से गुजर गई। जल्दी से इस आदमी को रोको, हालांकि मुझे नहीं पता कि वह अचानक इतनी ताकत कैसे जुटा लेता है। अगर तुमने उसे सफल होने दिया तो तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। सु मेयाओ जल्दी से चिल्लाया। लगता है यह आदमी शैतानी क्षेत्र से बात कर रहा है। ये जो मंत्र पढ़ रहा है वह शैतानी क्षेत्र के प्राचीन काल के ग्रंथों से है, जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। लगता है ये सचमुच कोई पुजारी है, बाई यूयू ने कहा। चेन जियांग का तांतियान डूब गया। ताई ची यिन और यांग आरेख तेजी से घूमने लगा और 5 दिव्य पशु रूपों में मौजूद सच्ची क्यूई तेजी से बाहर निकल आए। फिर वे उसके तांतियान में एक साथ मिल गए और ब्रह्मांड की सच्ची क्यूई में बदल गए। नीले ड्रैगन वध करने वाले शैतानी ब्लेड में इतनी प्रबल सच्ची क्यूई के संचार से उसका वजन बेतहाशा बढ़ गया। हालांकि चेन जियांग को कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ। उसे बस यही लग रहा था कि इस ब्लेड से वह दुनिया की हर चीज को काट सकता है। चेन जियांग को जरा भी अंदाजा नहीं था कि पुजारी क्या कर रहा है, लेकिन उसे पता था कि इस समय वह आदमी कुछ बहुत ही भयानक काम कर रहा है। अगर उसने उसे कामयाब होने दिया तो चेनवू मुख्य भूमि निश्चित रूप से खतरे में पड़ जाएगी। लगातार कांपता हुआ नीला ड्रैगन वध करने वाला शैतान ब्लेड अचानक शांत हो गया जब चेन जियांग चिल्लाया, तुम शैतान, नरक में जाओ। बोलते समय विशाल ब्लेड अचानक एक विशाल धार्मिक आभा के रूप में चमक उठा, जिसके बाद एक नीला प्रकाश फूट पड़ा। इसके बाद एक भव्य अजगर की दहाड़ चारों दिशाओं में फैल गई। इस समय चेन जियांग को भी नीला ड्रैगन वध करने वाले शैतानी ब्लेड में एक बहुत ही प्रबल शक्ति का एहसास हुआ। उसे पहले से ही पता था कि वह खुद इस ब्लेड के बारे में बहुत कम जानता था। इस ब्लेड में छिपी शक्ति बहुत विशाल थी, और आज उसे पता चला कि ब्लेड के भीतर वास्तव में एक प्रकार की धार्मिक आभा थी, जो ज्यादातर दुष्ट राक्षसों या शैतानों के लिए घातक थी। चेन जियांग कूद पड़ा। उसका हर कदम अजगर और बाघ जैसा भयंकर था, जिससे उसे अपार शक्ति मिल रही थी। उसने अपनी तलवार लहराई और आकाश की ओर उठे उस हड्डी के भाले पर वार किया। उसी क्षण जब विशाल तलवार ने वार किया तो चारों ओर अजगर की दहाड़ गूंज उठी और आकाश में उस काले भंवर को चीरती हुई एक धार्मिक आभा फैल गई। धरती मानो जाग रही हो, और उस मधुर ऊंची अजगर की दहाड़ के बाद धरती बुरी तरह कांप उठी। धमाका। ऊपर आसमान में अचानक ढेर सारी नीली और लाल बिजलियां चमक उठीं, मानो उन घने काले बादलों में एक दरार सी दिखाई दे रही हो। ये दरार दो अलग अलग स्रोतों से आ रही शक्तिशाली क्यूई की टक्कर का नतीजा थी, और ऐसा लग रहा था मानो वह आसमान को चीर रही हो और एक शानदार नजारा पेश कर रही हो। पुजारी के सिर के ऊपर का विशाल काला भंवर गायब हो गया और केवल नीले और लाल रंग का अंतर संबंध बचा था, जबकि दक्षिणी बंजर भूमि में विभिन्न ध्वनियां गूंज रही थीं। भूमि को धीरे धीरे शांत होने में थोड़ा समय लगा, और गूंज गायब होने के बाद दक्षिणी बंजर भूमि एक बार फिर मौत जैसे सन्नाटे में डूब गई। चेन जियांग के पीछे का अग्नि सागर भी धक्के से उड़ गया, और उन दोनों आदमियों के चारों ओर बस एक समतल जमीन बची थी। ये तो पता ही होगा कि कुछ ही पल पहले अब समतल जमीन पेड़ों और पहाड़ियों से भरी हुई थी। चेन जियांग के हाथ कुछ सुन्न हो गए थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि अस्थि भाले में इतनी ताकत होगी। वह न सिर्फ अस्थि भाले को काटने में नाकाम रहा, बल्कि उसके 5 झांग और 6 फू भी हिलकर आपस में दब गए। लेकिन कम से कम वह पुजारी द्वारा किए जा रहे खतरनाक काम को रोकने में तो कामयाब रहा। पुजारी ने गुस्से से चेन जियांग को देखा। उसके मुंह से काला खून बह निकला और उसकी चमकदार लाल आंखों में काली क्यूई प्रकट हो गई। लाल बिजली उसके सफेद हड्डी के भाले के चारों ओर घूम गई और उसका क्रोध शैतान क्यूई में बदल गया, जो उसके शरीर से बाहर निकल रहा था। तुम सचमुच मुझे शैतान देवता की बची हुई शक्ति स्वीकार करने से रोक सकते हो। तुमने मुझे शैतान देवता द्वारा दिया गया एकमात्र अवसर गंवा दिया। मैं तुम्हें जीने की बजाय मर जाने की इच्छा करने पर मजबूर कर दूंगा। पुजारी की आवाज ठंडी थी। उसमें तीव्र आक्रोश था, मानो नर्क के पिशाचों से आ रहा हो। चेन जियांग मन ही मन चौंक गया।
एक शैतान देवता की बची हुई शक्ति को स्वीकार करना, क्या ये दक्षिणी बंजर भूमि की अधिकांश शैतान की हुई नहीं होगी? ये तो बहुत भयानक होगा। बहन यूयू, यह आदमी आखिर कहाँ से आया? इसके हाथ में जो चीज है वह बहुत डरावनी है। यह मेरे एजियो ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड जैसा ही है और मैं उसे काट नहीं पाया। चेन जियांग ने जल्दी से पूछा। प्राचीन शैतान देवता, वे शैतान क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली साधक हैं। त्रिलोकों के महायुद्ध के दौरान प्राचीन शैतान देवता इस प्रकार के स्थान को एक वेदी और शैतान क्यू द्वारा पोषित एक पुजारी के साथ पीछे छोड़ गए थे। पराजित होने के बाद जब तक पुजारी और वेदी वहां मौजूद हैं, उनके लिए वेदी के माध्यम से शैतान क्षेत्र में लौटना संभव है या शैतान क्षेत्र से प्राचीन शैतान देवता का निर्देश प्राप्त करना संभव है। संक्षेप में, यह अधिकांश शैतानों के लिए मृत्यु के बाद पुनर्जन्म लेने का एक तरीका है। बेशक दुनिया भर की वेदियों के मिलने के बाद वे सभी तुरंत नष्ट हो गईं। कुछ दुनियाओं में निवासियों को उनके बारे में पता ही नहीं है, लेकिन चूंकि प्राचीन युद्ध क्षेत्र का अधिकांश भाग सीलबंद है, इसलिए उन्हें वास्तव में कुछ नहीं होगा। बाई यूयू ने सहजता से वर्णन किया और अपने सामान्य व्यवहार के विपरीत वह उस समय काफी बातूनी थी। चेन जियांग ने मन ही मन शैतानी रास्ते वालों को कोसा। वे वाकई इतनी खतरनाक चीज जानते थे और उन्होंने तो यहाँ के शैतानी जीवों को फिर से रोशनी दिखाने की योजना भी बना ली थी। शैतान मार्ग के संप्रदायों को कुछ अभिलेख प्राप्त करने चाहिए थे, हालांकि उन्हें जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वे बहुत व्यापक नहीं हैं। शायद उन्हें ये भी नहीं पता कि इस स्थान पर वास्तव में क्या है, बाई यूयू ने कहा। चेन जियांग को अचानक संदेह हुआ कि बाई यूयू शैतान क्षेत्र की निवासी है, अन्यथा वह इन चीजों के बारे में विस्तार से नहीं जानती। यहाँ तक कि लॉन्ग जुएई और सू मेयाओ दोनों को भी इन चीजों के बारे में पता नहीं था। उसके हाथ में जो चीज है वह बहुत अच्छी है, तुम्हारा ब्लेड उसे काट भी नहीं पाया। हालांकि वह थोड़ी बुरी है, फिर भी तुम्हें उसे हासिल करना ही होगा, लॉन्ग जुएई ने कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, पुजारी ने एक अजीब सी चीख मारी और हड्डी का भाला चेन जियांग की ओर जोर से फेंका। हड्डी का भाला पहुंचने से पहले ही एक तेज और शक्तिशाली शिव शिव ध्वनि के साथ आ चुकी थी। ये हवा को चीरता हुआ एक अदृश्य तीर जैसा था। चेन जियांग ने थोड़ी धीमी प्रतिक्रिया दी और शक्तिशाली शिव से उसके गाल पर खून का एक धब्बा रह गया। फिर भी उसने हड्डी के भाले को चकमा दे दिया। जिस क्षण अस्थि भाले का प्रहार हुआ, हालांकि ज्यादा हलचल नहीं हुई। चेन जियांग को अभी भी भाले में छिपी शक्ति का आभास हो रहा था। अगर उसे छुरा घोंपा जाता तो परिणाम अकल्पनीय होता। पुजारी ने चेन जियांग के सिर पर छुरा घोंपने के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। इस बात को समझते हुए चेन जियांग को आखिरकार अपनी वर्तमान स्थिति का एहसास हुआ। हड्डी का भाला न केवल अतुलनीय रूप से कठोर था, बल्कि इसका प्रभाव भी बहुत खास था। सटीक रूप से कहें तो ये पलक झपकते ही अपनी नोक पर भारी मात्रा में शक्ति एकत्रित कर सकता था। एक बार जब इस पर प्रहार किया जाता तो नोक से वह शक्ति फूट पड़ती। अगर प्रहार कमजोर होता और लक्ष्य से चूक जाता तो शक्ति तुरंत वापस उपयोगकर्ता के पास लौट आती, जिससे खपत न्यूनतम हो जाती। चेन जियांग पर 2 बार हमला हुआ था और उस दौरान उसने हड्डी के भाले में शक्ति प्रवाह पर ध्यान दिया था, इसीलिए वह यह अनुमान लगा सका। ये वास्तव में कोई बुरा हथियार नहीं था। उसके पास नीला ड्रैगन वध करने वाला शैतानी ब्लेड था, लेकिन एक और शक्तिशाली हथियार होना अच्छा होता। हालांकि हड्डी के भाले में कुछ भी धार्मिकता नहीं थी। यह आदमी बस एक ही चाल का घोड़ा है। वह सिर्फ तुम्हें छुरा घोंपने के लिए उस चीज का इस्तेमाल करना जानता है। शायद उसे कोई और शैतानी तकनीक भी नहीं आती, लॉन्ग जुएई ने कहा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसे तुरंत एहसास हो गया कि वह गलत थी, क्योंकि पुजारी ने अपनी 5 उंगलियां फैला दी और पलक झपकते ही वह एक विशाल कंकाल के पंजे में बदल गई। विशाल कंकाल का पंजा खूनी लाल आभा के साथ चेन जियांग की ओर तेजी से बढ़ा। जैसे ही वह चेन जियांग के करीब पहुंचा, काली ठंडी शैतानी चीख चारों तरफ फैल गई। चेन जियांग जानता था कि अगर उस पर वार हुआ तो उसका सिर जरूर 2 टुकड़ों में फट जाएगा। उस विशाल कंकाल के पंजे ने तेजी से चेन जियांग की ओर प्रहार किया। हालांकि जब उसे प्रहार हुआ तो चेन जियांग का आकार धुंध में बदल गया। ये धुंध से बनी एक आभासी छवि थी। अचानक चेन जियांग पुजारी के पीछे प्रकट हुआ, अपने दोनों हाथों से नीला ड्रैगन वध करने वाला शैतानी ब्लेड, जिसमें शक्तिशाली और दृढ़ सच्ची क्यूई भरी हुई थी, पकड़े हुए। उसने बहुत ही शांति से पुजारी की ओर पीछे से वार किया।